डियर स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें बोर्ड ने 2023 के लिए आपका मॉडल पेपर जारी कर दिया है विज्ञान का। इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशंस मैं देता रहूंगा समय समय पे। तो विज्ञान का मॉडल पेपर पूरा का पूरा बोर्ड ने जारी किया है 2023 के पैटर्न पे। आपका पैटर्न मैंने आपको पहले वीडियो बना के बता दिया था कि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पिछली बार की तरह पेपर नहीं आएगा, अलग पैटर्न रहेगा। और वो पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला भी हूँ, और साथ ही साथ आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, हम हिंदी वर्जन भी देखेंगे। और प्लस में आपका इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, हिंदी प्लस इंग्लिश में ये सोल्यूशन आपको देने वाला हूं मैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, मतलब पहली जो चीज बताई गई निर्देश की बात करें तो निर्देश जरूर देख लेना। कभी जब आपका प्रश्न पत्र चेंज होता है, जब भी आपका फॉर्मेट चेंज होता है, नया पैटर्न लागू किया जाता है, तो आपको पहले एक बार अपने निर्देश को देख लेना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न है, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में 30 प्रश्न आएंगे, सबसे पहली बात। ठीक है, और 30 के 30 प्रश्न करने हैं, और कहां पे अथवा आएगा ये भी बताऊंगा। दूसरा जो इसमें निर्देश दिया गया है, जितने भी प्रश्न है उनके सामने ही उनके अंक दिए गए हैं। और तीसरा जो निर्देश है इसमें दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। इसमें प्रश्नों की संख्या मैं दिखाऊंगा आपको कितनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 से लेकर 9 तक जो है 1 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको लिखना होगा आंसर। प्रश्न संख्या 10 से लेकर 15 तक के 2 अंकों के प्रश्न होंगे। बहुत ही सिंपल पेपर डिजाइन किया गया है। अगर आप इस बार पढ़ते हो तो मिशन मेरिट आप सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे। और प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 23 तक जो है 3-3 अंक के प्रश्न रहेंगे। और प्रश्न संख्या 24 से लेकर के 30 तक के सारे प्रश्न जो है 4-4 अंक के रहेंगे। ये सब समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से आपको जो है सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हैं ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारा का सारा मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। आप 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर 19 नंबर जो न्यूमेरिकल है इसको भी सॉल्व किया है मैंने। इस तरह से 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व किया है। सारे क्वेश्चन 30 तक के सारे प्रश्न देख रहे हैं, आप नीचे तक जाएंगे, सारे प्रश्न मैंने सॉल्व किया है। ये कलरफुल जो आप पीडीएफ है इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा कलरफुल पीडीएफ मिलेगा। क्वेश्चन का कलर अलग रहेगा, आंसर का कलर अलग रहेगा, ताकि आप लोगों को समझने में और पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब मैं इस प्रश्न पत्र को जो है आपको समझाने वाला हूं। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर बोर्ड का प्रश्न पत्र देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड का प्रश्न पत्र कैसा है। ये है आपका बोर्ड का प्रश्न पत्र 2023 का जो जारी किया गया, आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से, साइंस यानी थ्योरी का। और इसमें जो आप देखोगे तो आपके ये वही निर्देश है जो मैंने आपको दिखाया है। ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र अनसॉल्व है, यानी कि इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको देने वाला हूं। ये प्रश्न पत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन पेपर की लिंक अलग रहेगी, आंसर पीडीएफ की लिंक अलग रहेगी। ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पेपर की लिंक अलग मिलेगी और आंसर की लिंक अलग मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती है तो आप सीधे सीधे हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें प्रश्न पत्र के आंसर की लिंक चाहिए। लिंक आपको सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है, कई बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स का नाम केवल सुना होता है, लेकिन देखा हुआ नहीं होता कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता क्या है। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है जिसमें आप एमसीक्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पे कितने एमसीक्यू देखने को मिले आपको, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न में जो है आपको क ख ग 3 एमसीक्यू ये है, फिर आपका घ और अंग और च 3, ये 6 प्रश्न आपको जो है एमसीक्यू मिल गए। और ये 7वां भी प्रश्न 6 भी एमसीक्यू है, और आपका 8वां प्रश्न भी एमसीक्यू है। मैंने बताया था कि 8 प्रश्न आपको एमसीक्यू मिलेंगे और 8 प्रश्न आपको 1-1 अंक के मिलेंगे। ध्यान रखना है, सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा। ये 1 अंक के प्रश्न है जिनके आंसर आपको लिखने हैं। मैं सारे आंसर्स मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ से नीचे नीचे जाओगे तो ये सारे प्रश्न आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन, ये सारा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। नया पैटर्न है, अब 2-2 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको 3 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, ये 3 अंक के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3-3 अंक के प्रश्न हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3-3 अंकों के प्रश्न हैं और इनको भी हम सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे, 30 के 30 प्रश्न सॉल्व करने वाले, न्यूमेरिकल वगैरह सब। तो ये 20वां प्रश्न है। इसके बाद 20वें का ख पार्ट है, इसके अथवा पार्ट भी दिया गया है, इसमें और पार्ट भी दिया गया, आप देख रहे हैं जैसा। ठीक है, इसी तरह से आप चलते जाएंगे। 21 नंबर प्रश्न है, इसमें भी आपको अथवा पार्ट मिलेगा। 21 में भी अथवा पार्ट है। आपके 22वें में कोई अथवा पार्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। 22वां जो प्रश्न रहेगा उसमें अथवा पार्ट नहीं मिलेगा। 23वां जो प्रश्न रहेगा उसमें अथवा पार्ट नहीं मिलेगा। 24वां जो प्रश्न रहेगा उसमें भी अथवा पार्ट नहीं मिलेगा। 25वां जो प्रश्न रहेगा इसमें अथवा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 25वें प्रश्न में अथवा पार्ट है। मैंने अथवा सब सॉल्व कर दिया, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। इसके बाद 26 नंबर जो प्रश्न है ये आपका विदाउट अथवा रहेगा। इसके बाद 27 नंबर जो प्रश्न है इसमें भी विदाउट अथवा रहेगा। 28 नंबर जो प्रश्न है ये भी आपका विदाउट अथवा रहेगा। इसके बाद जो 29 नंबर प्रश्न जो है ये भी विदाउट अथवा रहेगा। इसमें भी और ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन 30वें प्रश्न में और ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है, आपने देख लिया। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो हम प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और यहां से जो है हम पूरे के पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन कैसे करना है और कैसे कैसे प्रश्न रहेंगे, जैसे मैं आपको निर्देश समझा चुका हूं। नया पैटर्न है इसलिए निर्देश को समझना बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पर जो इंग्लिश में निर्देश लिखे गए हैं, इस इंग्लिश के मीडियम के बच्चे जो है इंग्लिश में निर्देश समझ सकते हैं। अब जो बात आती है पहले प्रश्न की, तो इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करके जो है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना। केवल आपको ऑप्शन लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे ख में पूछा गया आपसे कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। तो जब आपका कोई भी विलियन जो लाल लिटमस को जो नीला करता है तब उसका पीएच हमेशा ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है। इसका मतलब मेरा पीएच कितना होगा, 9 होगा। अगर पीएच 9 होगा तो आप बता सकते हैं कि अम्लीय प्रकृति है या क्षारीय प्रकृति, आप मुझे बता सकते हैं। ये बेसिक है या आपका एसिडिक इन नेचर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आंसर 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, यानी कि द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, कहां पर, रेटिना पे बनाती है। ठीक है, दृष्टि पटल पे जो है ये अपनी जो है क्या कहते हैं प्रतिबिंब को बनाता है। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पे भी आपका 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर जो घ पार्ट में पूछा गया विद्युत परिपथ में सेल को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक जो है आपको बताना है कि कौन से प्रतीक जो है प्रयुक्त किया जाता है आपके विद्युत परिपथ में सेल को निरूपित करने के लिए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं और इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पहला सिंबल है, ये आप जो उबड़ खाबड़ सा तीर देख रहे हैं, ये जो है आपका किसका प्रतीक होता है, ये होता है रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का। ठीक है, तो हमसे प्रतिरोध का पूछा नहीं है। दूसरा जो यहाँ पर आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये है सेल का चिन्ह। एक प्लस होता है और एक दूसरा जो है वो माइनस होता है। तो प्लस माइनस की जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, यही हमारे सेल की आकृति है। तो यहाँ पर जो है हमको पूछा गया है कि सेल के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह हमारे को यूज करना पड़ता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेल के लिए जो हम 3rd ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है। विद्युत प्रतिरोध अभी मैंने बताया, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है ना, तो विद्युत प्रतिरोध की बात कर रहा है। विद्युत प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे बोला गया है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है। तो आपका गोलीय दर्पण और जो है दूसरा क्या है आपका गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 3rd ऑप्शन, यहाँ पे 3rd दिया गया है, हालांकि यहाँ पे 2nd दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपका 2nd ऑप्शन है, ये 3rd है, ये 4th है। ठीक है, यहाँ पे 1st 2nd 3rd 4th इस तरह से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला जो इसमें पार्ट पूछा गया, इसमें पूछा गया Fe2O3 + 2Al, एल्यूमिनियम को फेरस ऑक्साइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और फेरस जो है आपका अलग हो जाता है, आयरन अलग हो जाता है। तो ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो ये आपका जो है कौन सा है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों है, तो यहाँ पे समझिए इसको कि देखिए यहाँ पे Fe2 है, ठीक है, और Fe अलग हो जा रहा है यहाँ पर आकर के, और जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम किसको गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, यानी कि फेरस ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया और जो है एल्यूमिनियम को दे दिया, तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेस, यानी विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया इसको बोला जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इस तरह की अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं बोली जाती हैं, आपने स्कूल में भी क्लास अटेंड किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव जो है आपको बताना है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव यानी कि मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, तो वो होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है इसका मेन जो है आप बोल सकते हैं अवयव है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है पीतल के मुख्य अवयव के नाम आपको बताने हैं। तो जो है आपको बताना है कि पीतल के मुख्य अवयवों के नाम आपको बताने हैं। तो ये हमारा होता है जिंक भी और कॉपर, दोनों को यूज किया जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिंक को जस्ता और कॉपर को तांबा। तो जो हमारा पीतल के 2 मुख्य अवयव होते हैं, एक होता है आपका जिंक और दूसरा होता है हमारा कॉपर। ठीक है, तो एक हो गया हमारा जिंक यानी कि जस्ता और दूसरा हो गया हमारा कॉपर यानी कि तांबा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको एमाइलेज या टाइलिन बोलते हैं हम। ठीक है, तो एमाइलेज भी अगर आप इंग्लिश में लिखते हो तो भी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें जो है आपसे क्या पूछा गया, बेंजीन तथा पेंटेन का संरचनात्मक सूत्र जो है आपको लिखना है। बेंजीन पहले हम देख लेते हैं। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी जो कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉप कर पाएंगे। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C6H6। ठीक है, C6H6। अब इस बेंजीन के ड्रॉ करें हम स्ट्रक्चर को, तो आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे। सबसे पहले मैं सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनाता हूं, आप ये बना सकते हैं कि आपको जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बना देना है। ये आपको जो मैं आंसर यहाँ पे करा रहा हूँ, ये आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे लिख दिया वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, और इसमें जो है आपका एक डैश यहाँ पे आप इस तरह से लगाओगे, दूसरा एक छोड़ करके फिर एक और डैश इस तरह से लगाओगे, फिर एक छोड़ करके आप फिर इस तरह से लाइन खींचोगे। तो ये आपका बेंजीन रिंग C6H6 बन गया। अगर हम इसको कार्बन के फॉर्म में 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 देन 6। तो इसी तरह से आप अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से भी ड्रॉ करना चाहो तो आपका कार्बन 1, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे एक कार्बन दे दीजिए, कार्बन नंबर 2। इसके बाद में आप जो है कार्बन नंबर 3 यहाँ दे दीजिए इस तरह से, और कार्बन नंबर 4 यहाँ पे दे दीजिए। 4 कार्बन हो गए, एक 5 कार्बन यहाँ पर दे दीजिए, तो यहाँ पे आपका 5वां कार्बन इसी के नीचे, और यहाँ पे 6ठा कार्बन। अब ये 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन जो है ये आपके हम कनेक्ट कर देते हैं। तो 6 कार्बन को जब कनेक्ट करेंगे तो एक सिंगल होगा, और दूसरा जो कार्बन होगा वो डबल से होगा, फिर आपका एक सिंगल से कनेक्ट होगा, फिर आपका ये वाला डबल से होगा।
इसको हम जो पहला आपका सिंगल था उसके बाद डबल, थोड़ा सा इस तरह से मैं बना देता हूँ डबल, उसके बाद फिर से आपका सिंगल और फिर से आपको डबल बनाना है, इसके बाद फिर से आपका सिंगल और फिर से आपका ये डबल बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो है कार्बन को मिला देंगे। कार्बन दिखाई दिया आपको। कार्बन को दिखाने के कार्बन को मिलाने के बाद में आपको इसमें हाइड्रोजन दिखाना होगा जो कि 6 हैं। तो 6 पे एक एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो सभी पे सिंगल बॉन्ड के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा देना है। तो आपका एक हाइड्रोजन मैं इस कार्बन के साथ जोड़ दूंगा, एक हाइड्रोजन आपका सभी कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से लगा दीजिए, एक कार्बन हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ हो जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ हो जाएगा। सारे हाइड्रोजनों को जो है लिख देते हैं। तो एक हाइड्रोजन आपका ये हो गया, एक हाइड्रोजन आपका ये, 3 हाइड्रोजन, फिर 4 हाइड्रोजन, देन 5 और उसके बाद में आपका 6 हाइड्रोजन। तो ये 6 हाइड्रोजन जो है आपको लिख देने हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं C6H6 या ये भी। तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाएं, इन दोनों में से कोई भी आप बना सकते हो। अब हमारे को दूसरा दिया है पेंटेन। तो पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पेंटेन का फॉर्मूला अगर याद होगा तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। पेंटेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा C5H12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे C5H12। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब कार्बन कितने 5, तो इसमें ऐसी रिंग वाली आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस सिंपली कार्बन कार्बन को एक साथ में जोड़ते हुए बना देना है। तो कार्बन कार्बन को जोड़ते हुए बना देते हैं और हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो कार्बन है एक साथ में 5 कार्बन को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक है, ये पांचों कार्बन के साथ अब हाइड्रोजन को जो है हम इसमें समायोजित कर देंगे। सभी को डैश डैश से दिखाते हैं। ये आपका फर्स्ट कार्बन से दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर चौथा है और फिर आपका ये 5वां है। अब इन सबके साथ में हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। अब उसके नीचे हाइड्रोजन एक, ठीक है, इसके ऊपर हाइड्रोजन एक, इसके बाद में दूसरे वाले में ऊपर हाइड्रोजन और फिर नीचे एक हाइड्रोजन, इसी तरह से तीसरे वाले में नीचे हाइड्रोजन, उसके बाद में ऊपर हाइड्रोजन। कंटिन्यूअस आपको सभी पे ऊपर नीचे हाइड्रोजन लगा देने हैं और आपका स्ट्रक्चर जो है तैयार हो जाएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर जो है हम इसमें लिख देते हैं इसका HH। तो यहाँ पर आपका पहला H, यहाँ पे दूसरा H, तीसरा H, 4H, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमें बनाना था। तो दोनों के हमने बना दिए। फॉर्मूला याद होगा तो ही बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये देखिए, कोई विद्युत बल्ब जो है 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति आपको ज्ञात करना है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विद द जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट। आपको वोल्ट जो है कितना दे रखा है, वो दे रखा है, विभवांतर कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, करंट फ्लो जो हो रहा है यानी कि आपको विद्युत धारा दे रखी है। ठीक है, करंट आई जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया गया है, ठीक है, अब दिया गया क्या है यानी कि गिवन क्या है, तो हम गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं, जस्ट ए सेकंड। गिवन क्या है, तो हमारे को जो गिवन है डाटा उसमें हमारे को एक तो दे रखा है वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है, यानी कि वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वोल्ट V इक्वल्स टू कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। दूसरी चीज इसमें देखा मैं करंट। ठीक है, तो हमारे को करंट कितना दे रखा है, करंट दे रखा है हमारे को जिसको हम I से डिनोट करते हैं, धारा, विद्युत धारा यानी कि करंट I से डिनोट करते हैं, जिसको हमें दे रखा है 0.50 एम्पियर। ठीक है, और हमें क्या पूछ रहा है, हमें शक्ति ज्ञात करनी है यानी कि पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसलिए शक्ति, आप शक्ति लिखें या फिर पावर लिखें, मैं P से डिनोट कर देता हूं पावर को। P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है। अब मेरे पास V कितना है, तो V मेरे पास 220 है, तो 220 वोल्ट मैंने V लिखा, इनटू I मेरे पास कितना है 0.5 है, तो मैंने 0.5 जो है इसको लिखा। ठीक है, 0.5 या 50 भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसके बाद में मैं 220 को अगर 0.5 से यानी कि आधा करना है, तो आधा कितना हो गया 110। अच्छा, ये पावर है, तो पावर किस में निकलता है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये आपका वॉट में निकलेगा, तो हम इसके आगे लगाएंगे वॉट। ये हमारा इसका आंसर हो गया। यही हमसे पूछा था 1 नंबर में, और क्या करोगे। क्लियर हुआ। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5वां प्रश्न हमने कर लिया, इसका सॉल्यूशन आप 5वें का आंसर देख रहे हैं। ठीक है, ये 5वें का आंसर है आपका ऊपर की तरफ, तो 5वें का आंसर मैंने ऊपर दे दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो चीज मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो सारे के सारे चीजें आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है इसमें सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण देना है। देखो एक लिंगी जो होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है पपाया, पंपकिन एंड कुकम्बर, पपीता, कद्दू और खीरा। ठीक है, और जो आपका उभयलिंगी होता है उसमें होता है आपका रोज यानी कि गुलाब, और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी, और हिबिस्कस भी होता है, और लिली भी होती है। तो इस सभी को मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों सोल्यूशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने वजह से बताया इस पीडीएफ को, आंसर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आंसर पीडीएफ की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आंसर पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ठीक है,
डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है आंसर पीडीएफ की, तो वहां पर जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो आप मुझे सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम पूछा है। क्या पूछा है? धातु का नाम पूछा है। राइट द नेम ऑफ द मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो हमारे पास धातु होती है वो होती है हमारी मरकरी, जिसको हम बोलते हैं पारा। ठीक है, अगर ये अधातु बोलता तो क्या होता? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु का नाम बताइए, तो क्या होता? तो वो हमारा क्या होता है? ब्रोमीन होता है। वो अधातु है जो सामान्य अवस्था में द्रव्य अवस्था, द्रव्य मतलब पाई जाती है, द्रव्य यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी, और वो अधातु होगी। ये धातु है, ये मेटल है, वो नॉन मेटल है। ध्यान रखना, क्वेश्चन चेंज करता है। आगे और बताऊंगा मैं आपको बहुत सारी चीजें, क्वेश्चन बैंक भी आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। जिसको जल्दबाजी है वो फटाफट स्किप करके देखता जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे अच्छा एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए एक सरप्राइज अभी यहाँ पे खुलने वाली है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपसे, मैंने 7वां करवा दिया, आपका 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस लेंस की क्षमता क्या होगी? द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द पावर ऑफ द लेंस? क्या पूछ रहा है? पावर ऑफ द लेंस। लेंस के पावर का फॉर्मूला हम लिखते हैं P इक्वल्स टू क्या होता है? 1 बाई फोकल लेंथ F। और ये किस में होता है? ये होता है आपका मीटर में। ठीक है, मीटर में होता है, इसको हम मीटर में डिनोट करते हैं, ध्यान रखना ये। तो इसको मीटर में लिखते हैं। अगर मुझे दिया हुआ है P इक्वल्स टू 1 बाई F और मुझे फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो मुझे F की जगह क्या रखना है? 25 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ P का मान निकालना है मुझे, तो P इक्वल्स टू 1 बाई 25। अब ये क्या है? सेंटीमीटर है, और हमारा ये किस में होता है? मीटर में होता है, ध्यान रखना है। तो अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? इसके आगे पॉइंट लग जाएगा। एक 25 सेंटीमीटर जो होता है ना, ये बराबर होता है आपके जो है 0.25 मीटर के। ठीक है, तो हमें मीटर में रखनी है वैल्यू, ध्यान रखना है। हमेशा न्यूमेरिकल जब भी आएगा इस तरह का पावर की बात होगी तो ये F जो है सेंटीमीटर में दिया होगा हमेशा, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि अगर 1/25 लिख दोगे तो ये गलत हो गया, तो आपको 1/25 की जगह क्या लिखना है? 1/25। अब 1/25 सीधा सीधा एक में 25 का भाग 0.25 का भाग दोगे, ये पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं पॉइंट को हटा सकता हूँ, ऊपर 2 जीरो लगा दिया तो नीचे केवल 25 लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है 25 चौको 100, 25 चौको 100 होता है ना, 25 चौको 100, यानी कि मेरा पास आंसर कितना आ गया? 4 डायप्टर। ठीक है, क्या हो गया? 4 डायप्टर। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा 4 डायप्टर। डायप्टर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो है पावर की क्षमता, यानी कभी कभी पूछता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ध्यान रखना है ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, समझ में आ गया। कहीं कहीं कुछ न्यूमेरिकल ऐसे थे जो छोटे छोटे एक नंबर के, उसके लिए जगह ज्यादा जरूरत नहीं थी। मैंने आपको सोचा कि स्क्रीन पे ही सॉल्व करवाऊंगा, और ये पीडीएफ में इस तरह से ही आपको लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उत्तर ऐसे ही मिलेंगे, जो मैंने लिख दिया वो अब इसको कोई नहीं मिटा सकता जब तक मैं ना चाहूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ऊर्जा के 2 वैकल्पिक स्रोतों के नाम। वैकल्पिक स्रोत क्या होते हैं? कई बच्चों को नहीं पता है। वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव सोर्स। अल्टरनेटिव सोर्स का मतलब कि अगर मैं आपको कहूं कि आप चावल की जगह रोटी खा लोगे तो आप बोलोगे हाँ खा लूंगा। समझ में आया कुछ आपको? तो चावल की जगह अगर आप रोटी खा सकते हो तो वो चावल रोटी का अल्टरनेट हो गया, कि आप रोटी की जगह चावल खा रहे हो। तो ये बोल रहा है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या है, अल्टरनेट स्रोत क्या है। तो अगर कोई ऊर्जा आपके पास नहीं है तो आप विंड एनर्जी यूज कर सकते हो ऊर्जा के लिए। ठीक है ना, अगर आपके पास कोई एनर्जी नहीं है तो आप हाइड्रो एनर्जी यूज कर सकते हो ऊर्जा के लिए, जिसमें हम जल विद्युत बनाते हैं। सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य प्रकाश यूज कर सकते हो। आपको 2 बताने, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। एक और होता है टिडल एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा, तो वो भी आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे 3 दे दिए हैं, बहुत है। ठीक है, तो पवन ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया और सौर ऊर्जा हो गया। इनको अल्टरनेटिव सोर्स बोलते हैं। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो ये तीनों सोर्स पृथ्वी में ऑटोमेटिकली विद्यमान है, आप इसको खत्म नहीं कर सकते। जब तक पृथ्वी या नेचर ना चाहे तब तक ये खत्म नहीं होंगे। इंसान के हाथ में ना तो पवन ऊर्जा है, ना जल विद्युत है, और ना ही सौर ऊर्जा है। तो इसको अल्टरनेटिव सोर्स बोलते हैं। अगर मेरे पास पेट्रोल नहीं है, कोल नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है, तो ये सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये मैं इनसे काम चला सकता हूं। ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ युक्तियां बनानी होंगी, वो बात अलग है, लेकिन मैं इन ऊर्जा स्रोतों से अपना काम कर सकता हूं। ठीक है, उसी को बोलते हैं अल्टरनेट या वैकल्पिक स्रोत, जो दूसरे मतलब कोई आपके पास ऊर्जा स्रोत नहीं है तो उसकी जगह आप इसको यूज कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है यहां पर जो पूछा गया है, देखिए ऊष्माक्षेपी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एक उदाहरण के साथ देना है। तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताना है। ठीक है, और एक एग्जांपल भी दे देना है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जिस अभिक्रिया यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा, ध्यान रखना, ऊष्मा निकलती है, उसे ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ? जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब इसको हम एक एग्जांपल दे देंगे। एग्जांपल क्या हो गया? कार्बन के साथ में O2 यानी CO2 हो जाएगा ना। तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन को हम ट्रीट कराते हैं तो दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड साथ में हीट देते हैं ना। कार्बन को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ साथ में क्या बनता है? हीट। ये क्या है? ऊष्मा हमको देती है, ऊष्मा दे रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। आप इसका दूसरा भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अच्छा एक और बताता हूं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा ये 2 बार लिख दिया मैंने, है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊपर भी लिख दिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नीचे भी लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं, आंसर 2 बार है तो 2 बार याद कर लीजिए, अच्छी तरह से याद हो जाएगा, नॉट एन इशू। ठीक है, अच्छा
यहाँ पे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों अभिक्रिया दे दी है मैंने। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछा है और मैंने आपको ऊष्माक्षेपी के साथ ऊष्माशोषी भी दे दिया है। तो देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, देखिए इसमें ऊष्मा निकलती है, मैंने दोनों में अंतर बताया। अच्छा मेरे को ध्यान थोड़ा सा, ऊष्मा यहाँ पे अवशोषण, ऊष्मा लेती है, ऊष्मा देती नहीं है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम रिएक्ट कराते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो ये हमारे को NO जो है देता है, 2NO यानी कि गैस देता है, नाइट्रस ऑक्साइड देता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर, अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया के केवल चित्रों द्वारा समझाइए। अमीबा का ये प्रश्न जो है 2022 के प्रश्न में भी आया था, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2022 के प्रश्न पत्र का भी PDF लिंक डाल दूंगा, उसी में सब कुछ मिलेगा जो मैंने आपको सॉल्व करवाया। अब जितने भी PDF सॉल्व होते जाएंगे ना, उनको मैं लिंक द्वारा डाल दूंगा ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं एनी टाइम। तो आपको क्या करना है, इस तरह का चित्र, देखो ये दो चित्र नहीं है, एक ही चित्र है, समझना। ये इंग्लिश मीडियम के लिए चित्र है और ये आपका हिंदी मीडियम का चित्र है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपका ये है एक छोटा सा, इस तरह से आपने बनाया बंडल सा, ठीक है, कुछ भी बना दो ऐसे टेढ़ा सा, इसके बीच में आपने एक न्यूक्लियस बनाया इस तरह से। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, ये हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है दोनों के लिए। इसके बाद जो है इसको फिर से ये डायग्राम आप बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से बनाओगे। अब इसमें न्यूक्लियस जो है ना आप दो बना दोगे, ठीक है, और इनको एक लाइन से जोड़ दोगे, तो न्यूक्लियस दो हो गई, एक न्यूक्लियस इधर हो गई, एक न्यूक्लियस ये हो गई। फिर तीसरे पार्ट में क्या करोगे, अब डब्बे दो बना दोगे। ठीक है, इस तरह से आप डब्बे जो है दो बना दोगे अपनी मर्जी से, ऐसे बना दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करोगे, आप न्यूक्लियस एक इधर कर दोगे और एक न्यूक्लियस को इधर कर दोगे। अब लास्ट में दोनों पार्ट को अलग अलग, अभी हमने एक ही पार्ट से दो दिखाए हैं और दोनों को फिर अलग अलग कर देंगे, तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। आप आराम से बना सकते हो, समझ चुके हो। आप क्या करो, इस तरह से एक डायग्राम इधर बना दो, इसमें एक न्यूक्लियस दिखा दो, और एक डायग्राम इधर बना दो और इसमें न्यूक्लियस दिखा दो। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बोलेंगे इसको, ये क्या है, ये डॉटर है। ठीक है, डॉटर ऑफ अमीबा है, यानी कि संतति बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये क्या है, विभाजित केंद्रक है। एक केंद्रक था, दो केंद्रक हो गए, तो यहाँ पर वही चीज है। तो यहाँ पे एक केंद्रक है आप देख रहे हैं जैसे कि, और यहाँ पर जो है केंद्रक दो बन गए हैं, है ना, ये लाइन में आपस में कनेक्टेड है, जब तक ये अलग ना हो तब तक कनेक्टेड रखना है आपको लाइन से। फिर ये देखो अलग हो गए, तो अब लाइन हट गई और एक केंद्रक इधर चला गया और एक केंद्रक जो है इधर आ गया, है ना। तो ये हमारा आ गया और यहाँ पे हमने डिवाइड किया, तो ये संतति यानी डॉटर सेल जो है बन गई। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका डायग्राम है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है डिवाइडिंग न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या लिखा है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस, और यहाँ पे विभाजित केंद्रक लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है संतति लिखा है और यहाँ पे लिखा है डॉटर अमीबा। ठीक है, बस इतना ही आपका डायग्राम है, 2 नंबर आपको मिल जाने हैं। अब ध्यान रखना है आपको कि कैसे कैसे प्रश्न चल रहे हैं अभी तक हमने जो देखे हैं। ध्यान से समझ लेना एक चीज, क्योंकि बार बार हर चीजें समझनी आसान नहीं है। कई बच्चे बाद लेट आते हैं, वीडियो लेट देखते हैं, उनको नहीं पता हो। तो देखो एक एक अंक के तो 6 प्रश्न आएंगे आपको MCQ। ठीक है, और एक एक अंक के फिर से आपको लिखने वाले प्रश्न आएंगे जिनको हमें लिखना होगा। ठीक है, तो इनके जो है मैंने बता दिया कि इसका आंसर जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इसका आंसर यहाँ पर है, और जो आपका सलाइवा वाला है इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, और बाकी बेंजीन वाला तो इसके नीचे ही है। तो यहाँ पर एक एक अंक के जो प्रश्न आएंगे इनको आपको लिख करके बताना होगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। 6 प्रश्न यहाँ पे 6-7 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है 8 प्रश्न जो है आपको MCQ मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8 प्रश्न तो आपको MCQ मिलेंगे, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। वीडियोस आपने देखे हो तो ठीक है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर जो है एक एक अंक के जो प्रश्न मिलेंगे वो भी आपको 8 मिल जाएंगे। ठीक है, तो 8 अंक के प्रश्न, एक एक नंबर, 8 दूनी 16 नंबर जो है एक अंक के प्रश्न आपने देख लिए। 2 अंक के प्रश्न जो है 10वें नंबर से शुरू होगा। बिल्कुल एग्जाम में सेम पैटर्न चलेगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन बैंक भी दिखाने वाला हूं जिसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, और उसको भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं अभी वीडियो के बीच में दिखा दूंगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया था अमीबा में द्विखंडन प्रक्रिया को केवल जो है चित्रों के द्वारा समझाना है आपको, बाइनरी फ्यूजन जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो बाइनरी फ्यूजन जो है ये इस तरह से आपको दिखाना है। क्लियर, वो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका प्लेनेरिया का आ सकता है, ईस्ट का आ सकता है, किसी भी चीज का पूछ सकता है डायग्राम, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और वो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं क्वेश्चन बैंक आपको देने वाला हूं। तो उन क्वेश्चन बैंक को आप जो है इसी वीडियो में अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि वो क्वेश्चन बैंक कैसा है, और बाद में उसका वीडियो भी बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, धोने का सोडा, ध्यान रखना है कि धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा की बात कर रहा है, और बेकिंग सोडा। ठीक है, ये दो जो है आपको उपयोग बताने हैं। तो आपका सबसे पहला धोने का जो सोडा होता है जिसको वॉशिंग सोडा है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका उपयोग साबुन और कांच के निर्माण में होता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग जो है इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। यानी कि इसको इंग्लिश में मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर, साथ में दोनों को आंसर दिया है मैंने। आंसर के लिए घबराना नहीं है, आंसर सारे मिलेंगे, एक से बढ़कर एक, और सिंपल लैंग्वेज में दें। ठीक है ना, मैंने खुद जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मैं ये देखता हूं विद्यार्थी को कैसे याद होगा। मैं तो कुछ भी लिख दूंगा, बट वो कुछ भी लिखने से फर्क नहीं पड़ता। टीचर नहीं बोलता रट लो रट लो, रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है। पहला है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड ग्लास इंडस्ट्रीज, एंड देन इट इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें बेकिंग सोडा का उपयोग बताना है। तो बेकिंग सोडा के 2 उपयोग में बताने वाला हूं। इसका उपयोग जो बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, पहला उपयोग, और दूसरा उपयोग जो है इसका उपयोग जो है आपका अग्निशमन यंत्रों में भी किया जाता है। ठीक है, सोडा अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है, या सीधा सीधा अग्निशमन यंत्रों में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एंड यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ये भी 2 अंक के प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। 2 अंक के प्रश्न चल रहे हैं, जैसे चेंज होगा मैं बता दूंगा कितने अंक हैं आपके सामने, मैंने बता दिया था, क्वेश्चन पेपर दिखा दिया था। अब यहाँ पे जो है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर आपको बताना है। तो प्रकाश और गुरुत्वा क्या है, गुरुत्वा मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण, और प्रकाश मतलब प्रकाश के कारण। तो देखिए, पौधों के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है तने
तने जो है तने ऊपर की ओर गति करते हैं और यह पौधों को अधिक प्रकाश ग्रहण करने में मदद करता है। तो मैंने 3 बताए हैं यहाँ पर, आपको कितना पूछा है? 2 पूछे हैं। आपको तीनों में से जो अच्छा याद होता है वो याद करिए, ठीक है? जहाँ मिस्टेक होगी मैं देख लूंगा पढ़ते समय। अच्छा, वैसे मिस्टेक मिलती नहीं है, जनरली काकी के मात्राओं की हो सकती है मिस्टेक। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए भी लिख दिया है। वही चीज जो आपका वही है, क्या होता है कि ये जो द टिप्स ऑफ द प्लांट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड फोटोट्रॉफिज। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे। तीनों अंतर मैंने बता रखे हैं। इसके बाद जो है गुरुत्वावर्तन क्या होता है, तो आपको जो है जियोट्रोपिज्म क्या होता है इसको बताना है। तो जियोट्रोपिज्म जो है ये पौधे के जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में यानी कि धरती के अंदर अग्रसर होते हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। इसमें जड़ की नीचे की ओर गति होती है, या जड़, हाँ, इसमें जड़ की नीचे की ओर गति हो, इसमें तने की ऊपर की ओर गति होती है। ये भी सही था, यहाँ पे हमें इसको हटा देना, ये सही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, मिस्टेक नहीं है। तने की ऊपर की ओर गति होती है और यहाँ पे तने की जड़ की नीचे की ओर गति होती है। ये पौधों के लिए जल तथा खनिज की खोज में मदद करता है। ठीक है, और ये जो है ये प्रकाश ग्रहण करने में मदद करता है। ये खनिज और लवण, जल और लवण खोजने में मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका 3 अंतर बता दिए। पूछे कितने हैं आपसे? अंतर 2। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश के सॉल्यूशन दे दिए हैं, आप आराम से पढ़ोगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यार। ऐसा सिंपल लैंग्वेज 8वीं में पढ़ते थे वैसा सॉल्यूशन बनाया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले पार्ट की बात करते हैं। एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है। इस कथन का अभिप्राय आपको बहुत सिंपल सा है। अवतल दर्पण में +2 आवर्धन के मान से पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु के आकार से 2 गुनी यानी कि 2 गुनी बड़ी है। बस इतना ही लिखना है। क्या पता चलता है, क्या अभिप्राय है, यही बताना है हमें। अभिप्राय बताना है, अभिप्राय बता दिया। ठीक है, तो इन कॉनकेव मिरर द वैल्यू ऑफ +2 मैग्निफिकेशन शोज दैट द इमेज इज ट्वाइस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी 2 टाइम्स लार्जर। ठीक है, इसके बाद में 15वां क्वेश्चन, गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो गंगा सफाई योजना जो है वह योजना है जिसमें गंगा नदी को अधिक प्रदूषण से बचाना है, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता जो है बहुत कम हो गई है। और 1985 में गंगा सफाई योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये हमने दोनों चीजें लिख दी। 2 मार्क्स यहाँ से फिर से मिल जाने हैं। यहाँ पे अंतिम 15 क्वेश्चन तक हमारे 2 मार्क्स के आएंगे। 15वें नंबर पे हम 2 मार्क्स के आंसर देखेंगे। उसके बाद जब बोर्ड में देखोगे तो 16वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना है, जो चीज बताई जा रही है बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न होगा, कुछ भी पैटर्न में चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान इज द प्लान इन विच टू सेव द गंगा फ्रॉम द फर्दर पॉल्यूशन एज द क्वालिटी ऑफ द वाटर गंगा हैज बिकम वेरी लो। ठीक है, ये कैसा प्लान है? इसमें जो है गंगा की गुणवत्ता जो है कम हो गई है, उसको प्रदूषण से बचाने के लिए प्लान जो है काम करता है। अब 16वें प्रश्न की बात करें, 3 अंकीय प्रश्न आ गए, इसके बाद 4 अंकीय प्रश्न आएंगे। हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 2 तत्व ए तथा बी के परमाणु क्रमांक जो है 11 एवं 17 हैं। तो दोनों तत्वों के जो है आपको क्या बताने हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 तत्व ए बी के परमाणु क्रमांक ए का कितना है आपका 11 है और बी का कितना है 17 है। तो आपसे क पार्ट में क्या पूछा गया है, ए तथा बी आवर्त सारणी में कहां स्थित है? तो ए व बी आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है, क्योंकि कोशों की संख्या कितनी है इसमें? 3 है। लेकिन कैसे पता चला, तो हम आपको ही बता देंगे। देखो 11 जो है ये क्या है आपका, 11 वाला जो है आपका सोडियम है और ये आपका 17 वाला क्लोरीन है। अगर आपने 30 एलिमेंट याद नहीं किए तो 30 एलिमेंट कंटिन्यूअसली याद कर लेना, कम से कम 30 याद होने चाहिए एग्जाम में अगर जाते हो तो ये आपका सोडियम है, ये है आपका सोडियम जिसमें कितना दे रखा है आपका परमाणु क्रमांक 11, तो इसका आगे 11 लगाते हैं। ठीक है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। सभी को पता होगा 2n² लिखते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर n क्या है तो आपके जो है ये आपके वो आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 11 है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, 2 × 1 का स्क्वायर, n की जगह 1 लिया तो स्क्वायर कितना आ गया, 1 गुणा में 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होता है, तो 2 गुणा 1 2। तो यहाँ पे पहला आ गया, पहले कोश में आपके 2। ठीक है, दूसरे कोश में कितना आ जाएगा, तो मैं अगर n की जगह 2 रखूं तो अगर n की जगह 2 तो पहले से ही है, n की जगह कितना रखना है मेरे को 2 रखा, 2 की पावर 2 है क्योंकि फॉर्मूला n² है तो 2 की पावर स्क्वायर, तो यहाँ जगह 2 × 2 की पावर कितनी होती है 4, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, यानी कि दूसरे कोश में कितना आएगा 8। अब मेरे को पता है कि 11 थे जिसमें से 8 और 2 ले लिए तो 10 तो हो गए, तो बचा हुआ कितना 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह 17 जो है आपका, तो यहाँ पे हम Cl का लिख लेते हैं। Cl में कितने हैं 17 हैं, 17 को तोड़े तो उसी तरह से पहले में हमेशा 2, ठीक है, 2 के बाद में दूसरे में 8 आ जाएगा, 10 हो गए, और तीसरे में क्या आ जाए बचा हुआ 7, तो यहाँ पे 7 हो गए। ठीक है, जरूरत नहीं हमें इस फॉर्मूले को, तो मैंने बताया है कि क्लास में आपको बताया जाता है। ठीक है, इसका कोई लेना देना इतना खास नहीं है, लेकिन हाँ क्लास में समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत कुछ होता है। आगे आने वाली क्लासेस में आप अगर साइंस लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जो है ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और देखो यहाँ पे कोषों की संख्या 1 2 3 है, यहाँ पे भी कोषों की संख्या 1 2 3 है। जितनी कोषों की संख्या है उतनी ही वो आवर्त में आते हैं, तो यहाँ पर सारणी के तीसरे आवर्त में है, इसमें है तीसरे आवर्त में, क्योंकि कोशों की संख्या कितनी है, कोशों की संख्या कितनी आई अभी कोशों की संख्या 3 आई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी मैंने बता दिया इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ख पार्ट भी पूछा है, 3 अंकों का प्रश्न है, ध्यान रखना है। ए तथा बी की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे अभी तो बता दिया Na का कितना होगा, तो अभी मैंने ये बता दिया, दोबारा बताने की जरूरत नहीं, मैंने आंसर लिख दिया, फिर भी मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम सोडियम की बात करें, जो ए है वो क्या है Na है, ठीक है, और जो बी है वो क्या है हमारा क्लोरीन है। ठीक है, अच्छा अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि आंसर आपको बताना ही है पूरा। तो Na का हम क्या लिख देंगे 2, 8, 1। इस तरह से Cl का लिख देते तो 17 Cl है, तो ये कितना हो गया
2,8,7। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखिए, इन तत्वों में कौन धातु तथा कौन अधातु है। अब इसी में तीसरा पार्ट, पहला पार्ट 1 नंबर का, दूसरा पार्ट 1 नंबर का, तीसरा पार्ट 1 नंबर का, 1 1 नंबर के 3 पार्ट, 3 नंबर आपको मिलने हैं। तीसरे पार्ट में एक अधातु और एक धातु की बात पूछी है। तो देख रहे हो क्लोरीन तो गैस है, तो ये धातु तो है नहीं। सोडियम जो है हमारा धातु है, हम लिख देंगे ए जो है सोडियम है और ये क्या है, धातु है। और जो है बी क्या है, क्लोरीन है, और ये नॉन मेटल है यानी कि अधातु है, क्योंकि क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है। गैस है तो अधातु है। ठीक है, ना तो धातु है, धातु नहीं है तो क्या अधातु ही है। अब इसके बाद में इसमें और पार्ट दिया गया है। ध्यान रखना कि आपको 16वें प्रश्न में 3 अंक के प्रश्न जब शुरू होते हैं आपके ये, तो आपको जो है और ऑप्शन देखने को जरूर मिलेगा। तो इसी तरह का पूरा प्रश्न पत्र डिजाइन जो किया जा रहा है उसको ध्यान रखना है। तो आप ऊपर वाला करें, या तो ये कर दिए तो आपको 3 नंबर मिल जाने हैं, या फिर नीचे वाला कर दो तो 3 नंबर मिल जाने हैं। यहाँ पे भी आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 13 है। पहले कोश में आपका जो मैंने बताया है आपको कि कैसे करना है, अभी अभी मैंने आपको जो चीज बताई है वो ध्यान रखना कि आपको एल्यूमिनियम एल जो लिखना है वहाँ पे 13 लगा देना है। इसी तरह से आप जो mg लिखोगे, इसमें आपको कितना है, 12 है ना, यहाँ पे 12 लगा दोगे। और इसी तरह से क्लोरीन का अभी मैंने बताया, तो क्लोरीन जो लिखोगे यहाँ पे 17 लगा दोगे। अब इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने आपको बता ही दिया है। 2n² होता है। अब आसानी से आप जो है इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, चलो हटाओ, ठीक है, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। अब मैं यहीं लिख देता हूँ नीचे की तरफ, ताकि आपको कोई समस्या ना लगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा, तो पहले कोश में 2, फिर आपके बाद में 8, तो 8 और 2 10 और 3 13। इसमें भी आपका पहले में 2, दूसरे में 8, बचा कितना, 8 और 2 10, 2 12। ठीक है, और यहाँ पर जो पहले में 2, फिर दूसरे में 8 और तीसरे में कितना, 7। क्लियर हुआ। तो ये पहला आंसर है आपका, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। क्लियर हुआ। बस इतना ही लिखना था आपको 3 नंबर में, 1 नंबर में। ठीक है, अच्छा ये 3 है ना, तो तीनों के आपने, आप देखो यहाँ पे 3 नंबर में कितना लिखना है, इतना सही आपको लिख देना है। जो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लिख देंगे कि फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला यूज्ड, या सूत्र जो योग उपयोग करते हैं वो 2n² यूज करते हैं। बस अब हमारे को ये तीनों लिख देने हैं। हो गया क्लियर, और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो 17वां प्रश्न है इसकी बात करेंगे अब। तो चलिए 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया 17वें प्रश्न में, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। अनुक्रिया का मतलब है कि पौधे जो है प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं। प्लांट रिस्पॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद फिगर। तो देखिए बहुत सिंपल सा आंसर, इसको ध्यान से पढ़ लेना। देखो पौधों में प्ररोह, प्ररोह का मतलब होता है तना और पत्ते। ठीक है, तो पौधों में प्ररोह, तना और पत्ते धनात्मक रूप से प्रकाश अनुवर्तित होते हैं, यानी कि तना और पत्ते हमेशा जो है प्रकाश की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ प्रकाश से ही प्राप्त होता है। यदि किसी पादप को गमले में लगा करके इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दे, जिसमें प्रकाश किसी खिड़की या दरवाजे की ओर से भीतर आता हो, तो कुछ दिन बाद प्ररोह यानी कि तना और पत्ता, ठीक है, यानी कि तना और जो पत्ते हैं, प्ररोह का अग्रभाग यानी कि आगे का भाग जो है स्वयं उसी दिशा में मुड़ जाता है जिस तरफ से प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है। 3 अंक का प्रश्न है, उसके हिसाब से आंसर लिखेंगे। ठीक है, प्ररोह का यह मुड़ना, ठीक है, प्ररोह का यानी कि तना और पत्तों का यह मुड़ना जो है ऑक्सीन के कारण, ऑक्सीन के संश्लेषण तथा उसके एकत्रित होने पर निर्भर करता है। पौधे की वह दिशा या साइड जो छाया में होती है, उधर जो है ऑक्सीन की सांद्रता भी अधिक होती है। यानी कि पौधा जहां पे छाया में होगा, उसकी जड़ छाया में है, तो उसमें जो है ऑक्सीन की मात्रा अधिक होती है। पौधों की वह साइड जो सीधे प्रकाशमान होते हैं, यानी प्रकाश की तरफ होते हैं, या प्रकाश जिस पर सीधा पड़ता है, उस ओर जो है ऑक्सीन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। इसलिए पौधे के छायादार भाग में वृद्धि जो है अधिक हो जाती है, तथा प्ररोह जो है वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। बस इतना सिंपल सा आंसर आपको लिखना है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। और इसको हमें आरेख चित्र बनाना था, तो चित्र जो है इस तरह का बना दोगे। ये मान लीजिए खिड़की से प्रकाश आ रहा है, आपने किसी कमरे में एक गमला में पौधा रखा है, और पौधे के जो देखिए आप तने जो हैं और जो ये पत्तियां हैं, ये सारे के सारे प्रकाश की तरफ मुड़ गई हैं। ठीक है, तो बस ये डायग्राम आपको बता देना है, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल सा डायग्राम है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। 600 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। ध्यान रखना कि आपको क्या है, उसकी पावर दे रखी है, 600 वाट का पावर है उसका। ठीक है, और जो घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है वो 8 घंटे हैं एक दिन में। तो वो बोल रहा है कि 20 दिन चलेंगे तो ऊर्जा कितनी लेगा भाई, अगर 3 रुपए के प्रति यूनिट की दर से, यानी प्रति किलोवाट घंटा के दर से जो है उसका चार्ज हो। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर ऑफ 600 वाट है, पावर दे रखा है, ये 8 घंटे प्रतिदिन जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। अब इसमें बोल रहा है कि कॉस्ट बताओ 20 दिन का, अगर 3 रुपए प्रति kWh है, किलोवाट हावर है। तो देखो रेफ्रिजरेटर की शक्ति यानी कि पावर ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना दे रखा है, मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिखा है। जो हिंदी में समझता है वो हिंदी में समझे, जो इंग्लिश में समझता है वो इंग्लिश में समझे। तो पावर हमें 600 वाट दे रखी है। ध्यान रखना जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वाट को किलोवाट में चेंज कर देना। तो हमारा जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.6 किलोवाट को कैसे, इसको कैसे चेंज करोगे, तो 6 जो भी वाट होता है उसको 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद में कुल चलित घंटे कितने हो गए, तो देखो एक दिन में 8 घंटे चलता है, हमें चलाना कितना है 20 दिन, तो 8 गुणा में 20 यानी कि 160 घंटे। ठीक है, 8 दूनी 16, 160 घंटे जो है हमारे पास इसका समय आ गया। और उपभोग की गई ऊर्जा यानी कि कंज्यूम की गई एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है P × T होता है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि VI × T होता है। तो VI की जरूरत नहीं है, यहाँ पे
इंटू टी, सीधा फॉर्मूला। एनर्जी कंज्यूम्ड यानी उपभोग की गई ऊर्जा जो होती है ई से डिनोट करते हैं पी इंटू टी, पी यानी कि पावर, टी इंटू टाइम। पावर कितना था हमारा 0.6 वाट, तो 0.6 वाट जो हमने पावर लिखा, और समय कितना निकाला था हमने 160 घंटे, तो 160 घंटे निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि हमें घंटे में करना है ना, आवर में ही है, किलोवाट आवर। तो अभी 160.6 करोगे तो ये 96 किलोवाट पर आवर जो है इसका आंसर आ जाएगा, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके नेक्स्ट पार्ट में देखो, हमने तो यहाँ पे क्या निकाला, एनर्जी कितनी उसने खाई है, यानी कि उसने जो है टोटल एनर्जी 20 दिन के हिसाब से हमें निकालना है ना। तो देखो अभी आगे हमें रेट का भी तो दिया हुआ है, तो 3 रुपए प्रति किलोवाट के दर से 20 दिन तक चलने के लिए ऊर्जा का मूल्य जो हमें निकालना है। ये 20 दिन तक चलाया तो इतने घंटे चला, तो इतने घंटे में इतना वाट था, तो इन दोनों को गुणा किया तो हमारे को टोटल वाट मिल गया कि 20 दिन में इतना जो है किलोवाट खा लिया इसने। अब हमारे को 1 किलोवाट का रुपया दे रखा है, तो इतने 96 किलोवाट का क्या होगा कि 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा के दर से केवल 20 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य निकालना है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऊर्जा का मूल्य 96 जो हमारा किलोवाट है, और उसको गुणा कर देंगे 3 रुपए यूनिट से, तो 96 इंटू में 3, तो हमारे पास जो है 288 रुपए जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो हमें निकालना था। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आपका 19वां जो प्रश्न है इसमें दिया है, संगलन परिपथ में ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहला है परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालनी है। दूसरा जो पार्ट है इसमें परिपथ में प्रवाहित कुल धारा यानी कि टोटल जो है करंट निकालना है, ठीक है। इसमें आपको आई निकालना है, ठीक है, करंट। इसमें आपको रेजिस्टेंस यानी कि टोटल आरटी बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, तो आरटी निकालना है। हमारे पास डायग्राम है ही, आप देख सकते हो, ये दोनों जो है पैरेलल है, पैरेलल मतलब समानांतर, इस तरह से है ऊपर नीचे, तो ये पैरेलल है, और ये क्या हो गया सीरीज में, यानी कि ये जो है आपके समानांतर क्रम में है और ये जो है श्रेणी क्रम में है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो है आपका मैं केवल आपको समझाने के लिए, ये पैरेलल है जिसको हम क्या बोलते हैं, समानांतर, समानांतर इसी तरह से लिखते हैं, देख लेना, समांतर, समानांतर, समांतर श्रेणी जो भी है, और ये आपका कुछ इस तरह से श्रेणी लिख देते हैं, ठीक है। आप देख लेना, समानांतर थोड़ी हिंदी मिस्टेक हो तो कोई बात नहीं है ना। तो ये पैरेलल हो गया, ये श्रेणी यानी कि सीरीज में हो गया, तो ये आपका सीरीज में है, ये श्रेणी में, तो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है, दोनों चीजें निकालेंगे। सबसे पहला जो 20 ओम और 20 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि जो आपका 20 ओम और 20 ओम दो है ना भाई, ये 20 ओम है, ये भी 20 ओम है, दोनों 20 ओम किस में है, समानांतर में है। तो यही लिखा हमने, 20 ओम और 20 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि 20 ओम और 20 ओम के रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध जो है समानांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये समानांतर श्रेणी में जुड़े हुए, मैंने बस लिखा है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बस लिख लेना, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि एक लाइन के लिए मैं हिंदी बनाऊं फिर इसका। दो रेजिस्टेंस है ना, तो 20 ओम एक और दूसरा 20 ओम, तो 20 ओम और 20 ओम रेजिस्टेंस मतलब होता है क्या आपका प्रतिरोध। 20 ओम और 20 ओम के दोनों प्रतिरोध जो है समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इस समांतर श्रेणी को आरपी बोलते हैं हम, ठीक है। इस समांतर श्रेणी को माना पैरेलल कॉम्बिनेशन, पी से पैरेलल, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी वाला जो ये दोनों 20 वाले हैं, ये दोनों फिर से किससे जुड़े हुए हैं, ये आपके श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो मैं कह दूंगा आरपी जो ये था दोनों 20-20, ये कनेक्टेड है किससे, सीरीज में, किससे, 10 ओम से। आप देख सकते हो डायग्राम में 10 ओम से ये कनेक्टेड है। यानी कि मैं आरपी निकालूं, यानी कि ये दोनों अगर पैरेलल में है, दोनों समानांतर हैं, तो ये समानांतर श्रेणी अगर मैं निकालूं तो समानांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 अपन में R1 प्लस में R2। तो मेरे को दोनों रेजिस्टेंस कितना है, ये आपका R1 है, ठीक है, ये आपका R2 है, ठीक है, और ये आपका R3 है, ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको। तो R1 कितना है 20 है, R2 कितना है 20 है, ठीक है। तो दोनों को गुणा कर दिया, बटे में क्या है 20 प्लस 20, तो 20 प्लस 20 कितना हो गया, 20 गुणा 20 कितना हो गया 400, ठीक है, 20 गुणा 20 कितना हो गया 400। मैं आपको केवल ऐसे ही दिखा रहा हूँ 400, और ये हो गया 20 प्लस 20 कितना 40, काट दो इसको, 40 से 40 गया तो यहाँ पे बचा 10, यानी कि 10 ओम जो है मेरे पास आरपी आया। आरपी कितना आया 10 ओम, और ये फिर 10 ओम किससे, ये 10 ओम आया जो मेरा, ये 10 ओम किससे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, किससे, 10 ओम से। तो 10 ओम पहले मैंने निकाला है, तो टोटल रेजिस्टेंस आरटी कितना, टोटल रेजिस्टेंस है ये, आरटी क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम, तो हमने ये निकाला, और 10 ओम हमारे को दिया हुआ था, 10 ओम जोड़ दिया, तो टोटल 20 ओम जो है आरटी। टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाला, का पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, ये हमारा जो है ये पार्ट हमने सॉल्व कर दिया कि आरटी जो आया वो 20 ओम आया। अब इसके बाद इसने दूसरे पार्ट में परिपथ में प्रवाहित कुल धारा यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, सॉरी टोटल करंट निकालना है, टोटल आई निकालना है। तो टोटल करंट जिसको आई से डिनोट करते हैं, आई होता है वी अपॉन में आरटी, यानी टोटल रेजिस्टेंस। वी मेरे को दे रखा है, वी मतलब वोल्ट, कितना वोल्ट दे रखा है 3 वोल्ट, तो हमने 3 वोल्ट रखा, 3 बटे में आरटी कितना निकाला 20, तो 20 हमने यहाँ पे रख दिया, 3 तो हमारे क्वेश्चन में ही डायग्राम में दिया हुआ है। 20 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.15 एम्पियर, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 20वां जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में विक्षेपित हो जाती है, कारण लिखना है इसका। बहुत ही 1.5 नंबर का क्वेश्चन, अब ध्यान रखना, अब 1.5 नंबर के 2 टुकड़े देगा, यानी 3 अंक के प्रश्न दो टुकड़े टुकड़े करके देगा। अब यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम दिए, जो आपको अच्छा डायग्राम यूजफुल लगता है वो आप जरूर बनाए, बनाना जरूर, जहां पे डायग्राम दिखता है ना आपसे, भले क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा, अगर आपको डायग्राम याद है तो जरूर बना देना। साइंस में, मैथ्स में, इन सब चीजों में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने थ्योरी में भी गलती करी होगी तो डायग्राम देखते एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने अच्छा ही लिखा होगा, ध्यान रखना ये बात थोड़ा सा। तो यहाँ पे श्वेत प्रकाश का विक्षेपण का कारण क्या होता है, विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणें निर्वात यानी वैक्यूम में क्या होती हैं, समान गति से गमन करती हैं, चाहे वो लाल रंग हो, ऑरेंज हो, येलो हो, ग्रीन हो, ब्लू हो, इंडिगो हो या वॉयलेट हो। ये सारे के सारे रंग के जो किरणें हैं ये अगर निर्वात में वैक्यूम, जहां पर वायु उपस्थित नहीं है, वहां पर ये सारे के सारे सेम स्पीड से गति करती हैं, यानी कि अगल बगल चलती हैं। जैसे अपन दौड़ते हैं तो अपने अगल बगल में दोस्तों को देखते हैं, उस तरह से ये भागती हैं, सेम गति के, समान गति के साथ जो है गति कर रही हैं।
लेकिन अपवर्तक माध्यम यानी कि अगर ये वैक्यूम में है तो कोई दिक्कत नहीं। वैक्यूम मतलब ऐसी जगह जहां पर क्या नहीं है, वायु नहीं है। लेकिन अगर कोई माध्यम इसको मिलता है, ये किरणें चल रही हैं, अचानक से आपने ग्लास लगा दिया, ठीक है, तो आपने कांच लगा दिया, पानी लगा दिया, इसमें से विभिन्न रंगों के प्रकाश जो है विभिन्न भिन्न गति के गमन करते हैं, भिन्न भिन्न गति से वो गमन करेंगे। यानी कि रेड जो है वो बहुत जो है तेजी से गमन करेगा, फिर येलो ऑरेंज जो है उससे थोड़ा धीरे आएगा, और येलो उससे भी धीरे आएगा। इस तरह से धीरे 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 होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से गमन मतलब कि भिन्न भिन्न गति करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि विभिन्न रंगों के प्रकाश तरंग दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होती है। सभी रंगों की वेवलेंथ अलग अलग होती हैं। जैसे कि बैंगनी रंग की गति सबसे कम, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ होती है, और लाल रंग की गति सबसे अधिक, यानी कि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जो है इनके जो है हम कह सकते हैं कि इसी वजह से जो है एक लाइट जो है व्हाइट लाइट वो पास करती है किसी प्रिज्म से, तो वो डिप्रेस हो जाती है 7 कलर्स में। उसका रीजन क्या है, इनके तरंग दैर्घ्य जो है भिन्न भिन्न होते हैं। बस यही हमको समझाना था, इतना ही लिखना है, ये डायग्राम बना देना है। 3 अंक 1.5 अंक जो हमें मिल जाएंगे इससे, ठीक है। ये डायग्राम जरूर बना देना, और इसको इंग्लिश वर्जन में मैंने यहाँ पे लिखा है वही चीज जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाई है। वेवलेंथ जो है मेन रीजन है इसका, वेवलेंथ ही जो है मेन रीजन है, क्योंकि आपका लोएस्ट और हाईएस्ट जो है वेवलेंथ होती है अलग अलग कलर्स की। इसके बाद में सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, तो यहाँ पे ये 1.5 अंक का दूसरा पार्ट है, इसका ख पार्ट है। 1.5 अंक यहाँ से मिलेंगे, 3 अंक जो है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो सूर्य उदय के समय जो है सूर्य क्षितिज के पास, यानी कि डूबते हुए, ऐसा लगता है ना कि जैसे धरती पे उतर आया हो। आपने सूरज देखा होगा जब उगता है तो भी आपको ऐसा लगता है कि धरती के एकदम वो धरती में घुसा जा रहा है, गड़े जा रहा है। और उसी तरह से आपको जब बहुत दूर क्षितिज पे होता है तो वो उगता हुआ सूरज वैसे लगता है कि धरती के अंदर से निकल रहा है। आपने कभी देखा हो सुबह शाम तो बात अलग है, और मैक्सिमम बच्चों ने देखा होगा। तो सूर्य उदय के समय जो है सूर्य क्षितिज के पास होता है ना। क्षितिज मतलब होरिजन बोलते हैं जिसको, जहां से आने वाले प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है। बहुत दूर से वो प्रकाश आती है और अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य मतलब वेवलेंथ वाले, तो जिसकी नीली तथा कम तरंग दैर्घ्य होती है, वो प्रकाश अधिकांश भाग जो है कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, उनका प्रकीर्णन या प्रकीर्णित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं हम सीधा सीधा कि स्कैटरिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। अब जो है प्रकर्णित हो जाती है, तो सिर्फ जो है जिसके पास तरंग दैर्घ्य, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है ना, अधिक ज्यादा है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वही सबसे जो है वहां से बिना प्रकीर्णित हुए हमारे पास पहुंच जाती है। और जैसे ही वो हमारे पास पहुंचती है तो हमारे को लाल रंग जो है वही दिखाई देता है। इसीलिए सूर्य जो है रक्ताभ यानी कि लाल प्रतीत होता है। मैंने अभी भी आपको डायग्राम दिखाया, इसमें सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताई थी कि जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ जो है लॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज्यादा तेज होती है। बाकी कलरों की क्या होती है, रेड से कम होती है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी होती है, रेड की होती है, बाकी सबकी कम होती है। तो ये सारे के सारे जो है वायुमंडल में उनकी परतों में ही खो जाते हैं, ये ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाते, बहुत पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन रेड जो है इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत तेज होती है, तो ये नहीं रुकता है, ये जो है घूमता घामता कहीं से भी आ जाता है और हमारे आंखों तक पहुंचता है। जो रोशनी वो हमारे को रेड कलर दिखाई देती है, बाकी सातों कलर आते हैं लेकिन हमको केवल रेड कलर ही दिखाई देती है। एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया, वॉयलेट कलर हैज, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था, तो यही चीज हमें इंग्लिश में यहाँ लिखना है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके और पार्ट में। अब आपको इस प्रश्न में अथवा भी मिलेगा, टिंडल प्रभाव क्या है और नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। 1.5 अंक के प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। तो जब प्रकाश किसी रासायनिक मिश्रण यानी कोलाइडी विलयन जिसको बोलते हैं, कोलाइडी विलयन के माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। यही टिंडल प्रभाव है। जैसे कि ये कोई सोल्यूशन है और ये मिल्क ऑफ मिक्सचर है। जब यहाँ से ये लाइट की टॉर्च जा रही है ना, तो यहाँ से गुजरते समय ये जो हमारे को यहाँ से लाइट इस तरह से जा रही है ना, लेकिन हमको सही सही नहीं दिखाई देगा ये कि लाइट जा रही है यहाँ से। लेकिन दूसरा विलयन जो है हमारा मिल्क ऑफ मिक्सचर, ये कोलाइडी विलयन होता है, और इस विलयन से जो हमारे को ये देखो व्हाइट व्हाइट कलर की दिख रही है ना, पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें डायग्राम कलरफुल दिखाई देगा। तो उसमें जो इसमें जो है ना, ये कैसी है आपकी, ये रास्ता दिखाई दे रहा है, और ये रास्ता जब दिखाई देता है हमें, प्रकाश के गुजरने वाला रास्ता जब दिखाई देता है, तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो ये रास्ता जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे तो मैंने आपको केवल एज्यूम कराया है, लेकिन यहाँ पे एक्जैक्टली दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। यानी कि इसका इंग्लिश में जो आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका नेत्र वाला, तो इसको हमने नीचे ले लिया है। इसमें देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है, ठीक है। बस यही होती है पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू फोकस नियर एंड फॉर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। नेक्स्ट जो पार्ट है 1.5 अंक, इसमें आपको मिल जाने। 21वां प्रश्न, ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु आप अपने विचार लिखिए। आप अपने विचार लिख सकते हैं, 3 अंकों का विचार है, कम से कम 3 पॉइंट तो आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो है समझाए हैं। 3 अंक जो है, 3 अंक इस तरह से नहीं मिलते जब आप तक ढंग से लिखोगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रश्न बैंक की बातें कर रहे थे हम, तो प्रश्न बैंक जो है आपका जो मैं डालूंगा उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, उसको देख लेना। मैं आपको वो लिंक जो है आपको एक ही मिलेगी, उसी में सब जो है प्रश्न बैंक मिलेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए इस प्रश्न बैंक को आपको दिखा देता हूँ।
ये है आपका प्रश्न बैंक जिसको मैं अपलोड करूंगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम के प्रश्न पत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक है ये, जिसमें आपको अभी क्वेश्चन जो देखे उसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों ही है। ये रासायनिक समीकरण है जिनको संतुलित करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है केवल सिंगल। या फिर पूछ सकता है नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोजन करती है तब क्या होता है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तब क्या होता है, जब कोई अम्ल तथा क्षार क्रिया करता है तब क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न एक नंबर का पूछेगा तो केवल एक पूछेगा, 2 नंबर का पूछेगा तो दोनों पूछ सकता है, 4 नंबर में चारों पूछ सकता है, ध्यान रखना है। इस तरह से जो है विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखना है, इसके उपयोग भी बताने हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है और दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक उदाहरण देकर के समझाइए। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। देखिए मॉडल पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना इसमें से, तो इसमें से आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये प्रश्न बैंक में मिलेंगे आपको, जो प्रश्न बैंक में आपको दिखा रहा हूं। बहुत बड़ा प्रश्न बैंक है ये, और इसमें से प्रश्न बिल्कुल 100% 2023 के एग्जाम में आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। ये प्रश्न बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है आप निम्न यौगिकों के जो है नाम आपको बताने हैं, ये यौगिक है ये, ठीक है। इसमें चलो ये तो आपका मिटा हुआ है, हाँ ठीक है। और उसके अलावा देखो यहाँ पर समजातीय श्रेणी क्या होती है, डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, आप बता सकते। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के बीच में रासायनिक अंतर समझाने के लिए परीक्षण बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए, या मेंडलीफ आवर्त सारणी का नियम पूछ सकता है। तत्व जो है इसमें ये दे रखे हैं आपको, इसमें गलनांक अधिक किसका है, क्यों होगा, NA, MG, AL और SI सबका दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन जो है अभी बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, 2300 प्रश्न देखिए। इस तरह से हम चलते जाएं आगे तो मैं आपको और भी बताता हूँ, बड़े प्रश्न भी है। देखिए आपको देखने को मिलेगा कि सूर्योदय के समय रक्तचाप क्यों प्रतीत होता है, अभी हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। और जो है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैद्युत प्रतिरोध जो है 26 ओम है। यदि तार का व्यास जो है 0.3 मिलीमीटर हो तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी। और ध्यान रखना है 2022 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसको मैंने सॉल्व किया था साइंस का, उसको जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी PDF लिंक दे दूंगा, वो PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। और जो है ये 120-30 क्वेश्चन है, इसी में से आपके क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए जाएंगे, ध्यान रखना है आपको। पोषी स्तर क्या होता है, इसमें कचरा निपटान क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो आपको कॉलम दे कॉलम भी आप सम्मिलित कर सकते हैं, पर कॉलम के चांसेस बहुत ही कम है। और जो है सभी पौधे दिन में ऑक्सीजन और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आप क्या इस कथन से सहमत है, क्यों है, इसका रीजन आपको देना होगा। इस तरह से बहुत सारा निम्न हार्मोनों के काम बताने हैं आपको, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। और इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी PDF लिंक मैं दे दूंगा, अगर समय मिला तो डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो है इसकी PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आपको आंसर की PDF है वहीं पर इसका PDF लिंक भी मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक के नाम से आपको ये जो है मिल जाएगी PDF। तो ये सारे के सारे 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये है आप देख रहे हैं ये 118 क्वेश्चन है। इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम जो है मैं कह सकता हूँ 90% क्वेश्चन जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को भी देख लेना जब समय पाएगा। उससे पहले हम चलते हैं अब अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा जो ये ऊर्जा के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अपने विचार आपको लिखने हैं, तो मैंने अपना विचार प्रकट किया है। आधुनिक जीवन शैली में और प्रौद्योगिकी के प्रगति में जो है प्रगति जो कर रहे हैं हम, इसमें प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल जैसे प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से जो है कम हो रहे हैं, और एक बार जब ये समाप्त हो जाएंगे तो हमें जो है ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन अनमोल है, इसलिए हम सभी को इसके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए कुछ सरल विकल्प निम्न है। क्योंकि मैं अपने संरक्षण के विचार बता रहा हूँ, तो इसमें आप जो है बस में यात्रा करना, अपना वाहन कम प्रयोग करना, अथवा पैदल चलना, साइकिल चलाना, ये सबसे पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है अपने घरों में LED बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब का उपयोग करना। तीसरा जो है लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करना। चौथा जो है सर्दी में अतिरिक्त स्वेटर पहनना, हीटर और सिगड़ी का प्रयोग कम करना, ठीक है। तो ये 3-4 आप बता सकते हैं। 3 नंबर में जो इतना लिख दोगे ना आप पूरा, तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर भी नहीं काट सकता एग्जामिनर। और ये जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो यहाँ से इस सॉल्यूशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें अथवा पार्ट भी मिलेगा, तो अथवा पार्ट भी 1.5 नंबर का आएगा। ये 3 नंबर का एक आया है एक साथ में, तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, फिर टुकड़ों में पूछ लेगा, तो आपको जो ईजी लगता है वो करना। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा का एक हानिकारक प्रभाव लिख देना है, और खाद्य श्रृंखला क्या होती है इसको भी समझा देना। सबसे पहले जब वायुमंडलीय प्रदूषक जैसे नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के या सल्फर के ऑक्साइड जब वर्षा के पानी में मिल करके अभिक्रिया करते हैं और वर्षा के साथ जब नीचे धरती पर आ जाते हैं, तो इसे ही हम अम्लीय वर्षा कहते हैं या अम्ल वर्षा कहते हैं। इसके हानिकारक प्रभाव जो है, इससे क्या होता है, इससे पेड़ पौधों की पत्तियां जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, इससे ऐतिहासिक इमारतें जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ताजमहल पीला पड़ने लग गया है, और इससे त्वचा रोग होने की संभावना भी होती है, जैसे कैंसर और श्वास संबंधी समस्याएं भी होती हैं। तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, मैंने 3 लिख दिया, आपको 1.5 नंबर में 2-3 लिख देने हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, 1.5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ से 1.5 अंक आप जो है यहाँ से 1.5 अंक आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। अब यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश वर्जन जो है स्टूडेंट्स यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में खाद्य श्रृंखला क्या होती है, व्हाट इज फूड चेन, तो फूड चेन तो आप बना दोगे कि पहला जो है ग्रास होफर है, यानी कि टिड्डा जिसको बोलते हैं, ये टिड्डा है आपका, ये टिड्डा जो है घास को खाएगा, और इस टिड्डे को जो है चूहा खा जाएगा, चूहे को जो है सांप खा जाएगा, सांप को जो है ये चील खा जाएगा, और चील जो है मरने के बाद में डिकम्पोज हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर से ये जो है घासों के लिए जो है एक तरह से पोषक तत्व बन जाएगा। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है। अब देखिए एक खाद्य श्रृंखला एक ऐसी परिस्थिति तंत्र में घटनाओं के
क्रम को दर्शाता है जहां एक जीवित जीव दूसरे जीव को खाता है और बाद में उस जीव को दूसरे बड़े जीव द्वारा खाया जाता है। यानी कि एक जीव को दूसरा जीव, दूसरे जीव से बड़ा जीव, उससे बड़ा जीव, उससे बड़ा जीव खाता रहता है और बाद में उस जीव को जो है दूसरे बड़े जीवों द्वारा खाया जाता है और विभिन्न पोषी स्तरों पर एक जीव से दूसरे जीव में पोषक तत्वों और ऊर्जा का प्रवाह एक खाद्य श्रृंखला बनाता है। बहुत सिंपल तरीके से लिखना है, 1.5 अंक मिलने हैं तो 1.5 अंक के तरीके से लिखना। डायग्राम बना सकते हो तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, डायग्राम बना दोगे तो डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फूड चेन में आपका यही चीज लिखा है। पहले में जो ग्रास होपर यानी टिड्डा जो है वो प्लांट्स को खाता है, यानी घास फूस और पौधों को खाता है। ठीक है, दूसरे में जो है माउस जो है यानी कि चूहा जो है वो ग्रास होपर यानी टिड्डे को खाता है। तीसरा जो है इसमें स्नैक्स ईट द माउस यानी कि सांप जो है वो चूहे को खाता है। चौथा जो है इसमें बताया गया, सब में नंबर डाले गए हैं। चौथा जो है द ईगल ईट्स द स्नैक यानी कि जो बाज है वो सांप को खा जाता है। व्हेन ईगल डाइस, और जब ये बाज मरता है, फंगी ब्रेक डाउन्स बॉडी इन टर्न इनटू द न्यूट्रिएंट्स, और जो है इसके बॉडी जो है डिकम्पोज होकर के अपने आप न्यूट्रिएंट्स जो है दे देती है। तो इस तरह से आप बता सकते हो। बाकी मैंने इसका इंग्लिश में सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 22वां जो प्रश्न है इसकी बात करें तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखना। हाइड्रेटेड, ध्यान रखना, हाइड्रेटेड में क्या होता है, इसमें जो है वाटर जुड़ जाता है। ठीक है, तो CuSO4 तो आपका है कॉपर सल्फेट, इसके साथ में आप 5H2O जोड़ दोगे, या फिर आप Cu, ठीक है, H10 और O9 और S लिख सकते हो। ठीक है, ये एक साथ में O9 है, ये लिखा क्या है Cu, ठीक है, फिर H10 O9S, या तो आप ये फॉर्मूला लिखो या ये फॉर्मूला। मैं कहूँगा ये सबसे ईजी होता है क्योंकि आप रोजीना पढ़ते हो ये CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेटेड कॉपर। नेक्स्ट जो है आपका ख पार्ट, इसमें एक एक नंबर के तीनों प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न जो है टोटल करोगे तब जाके आपको 3 नंबर मिलेगा और एक एक नंबर में बहुत आसान होता है आंसर देना। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम जो है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, आप सभी को पता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन में पूछा गया ग पार्ट में 1 नंबर में, सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण यानी कि अभिक्रिया लिखनी है। तो हम जो है सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, इसके साथ 10 जल के अणु जो है हम इसको देंगे, तब इसको 10 जल के अणु देते हैं तो ये वाशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O कंबाइन करके दे देता है। जो इधर लिखा है वो इधर लिखा है, बस यहाँ पे प्लस का साइन हट जाता है। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले अपोहन क्या होता है यानी कृत्रिम वक्र क्या होता है, इस पे 1.5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो है पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन क्या होता है, इस पे भी 1.5 नंबर मिलेंगे। सबसे पहले अपोहन की बात करें, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वक्र की मदद से, यानी कि आर्टिफिशियल वक्र, आर्टिफिशियल किडनी जो बाहर होती है मशीन, आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो। इसमें डायग्राम मैंने नहीं दिया क्योंकि 1.5 नंबर का, तो डायग्राम देने की जरूरत नहीं थी, तो वो डायग्राम भी थोड़ा बड़ा है इसलिए 1.5 नंबर में आपका टाइम जो है खराब ना हो इसलिए। तो कृत्रिम वक्र यानी कि आर्टिफिशियल वक्र होगा, किडनी होगा, की मदद से जो है हम नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं। ठीक है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त को साफ करने के लिए डायलिसिस मशीन, ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, डायलिसिस मशीन और एक विशेष फिल्टर जिसे कृत्रिम किडनी या फिर डायलाइजर कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। 1.5 नंबर मिल गए भैया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, इसको आप लिख देना। इसका दूसरा जो पार्ट है इसमें पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन क्या होता है उसको भी मैंने समझाया। तो पुनरुद्भवन ये रहा। देखिए, पुनरुद्भवन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जंतुओं के नष्ट उत्तक या अंगों में जो है मरम्मत या नवीन उत्तकों या अंगों का निर्माण होता है। जो पुनरुद्भवन है, जैसे हमारा कट जाता है हिस्सा तो वापस से सही हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बाकी हम एग्जाम्पल भी दे देंगे। पुनर्जनन की या पुनरुद्भवन की प्रक्रिया की खोज जो है अब्राहम ट्रामविले ने की थी। ठीक है, ये मैंने आपको जानकारी के लिए दे दी है, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन याद रखोगे, क्या पता पूछ ले। अच्छा, अमीबा में पुनर्भवन की बहुत क्षमता होती है, सबसे ज्यादा अमीबा में होती है और प्लेनेरिया में भी होती है। यदि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उसके सभी टुकड़े जिसमें केंद्रक होते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखाया था स्टार्टिंग में जब अमीबा का चित्र बनाना था, तो जिसमें भी केंद्रक होगा वो उसका अगर केंद्रक का अंश भी है तो वो वृद्धि करके पूर्ण अमीबा बन जाएगा। ठीक है, ये क्षमता हाइड्रा में भी पाई जाती है, स्पंज में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका जब पुनर्भवन के बारे में इतना लिख दोगे 1.5 अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, बस जितना बता रहा हूं उतना लिखना। रीजनरेशन को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में, जो चीज मैंने आपको हिंदी में समझाई है वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, आसानी से समझ में आ जाएगा पढ़ोगे तो। नेक्स्ट जो पार्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर आपको समझाना। 26 नंबर क्वेश्चन में पहुंचे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का समावेश होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन हट जाए, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि हमको एग्जांपल देना है, एक हमने 2 लिखा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन करेंगे तो CO2 बन जाएगा और आपका सल्फर के साथ ऑक्सीजन करेंगे तो सल्फर ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल है, कोई भी एक एग्जाम्पल आपको दे देना है। नेक्स्ट जो है निम्न पदों को परिभाषित करना है, केवल इनकी परिभाषा लिखनी है। अयस्क क्या होता है, गैंग क्या होता है, खनिज क्या होता है, इनकी हम परिभाषाएं लिखेंगे। तो अयस्क क्या होता है, कुछ स्थानों पर जो है खनिज में कई उपयोगी धातुएं अत्यधिक मात्रा में होती हैं जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है, इन्हीं खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। गैंग क्या होता है, पृथ्वी से खनिज अयस्क में मिट्टी भी मिलती है, रेत भी मिलती है, ये सारी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं। और खनिज क्या होता है, वे तत्व या यौगिक जो भूपरपट्टी यानी कि जो हमारे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, भूपरपट्टी मतलब कि आपका और जो होता है धरती के अंदर से, ठीक है ना, भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन हो गए। 3 अंक जो है यहाँ से आपको, इसमें क्या पूछा है, आपको 2 ही नंबर देगा तो 2 अंक के ये आंसर हो गए। ठीक है, 1 अंक का इसने पहले पूछ लिया होगा। अच्छा, 4 अंक के प्रश्न शुरू हो चुके हैं भाई। यहाँ 24 नंबर से आपके 4 अंक के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। 2 अंक का ये है आपका, और इसी का जो ख पार्ट है वो 2 अंक का ये है। तो 4 अंक के प्रश्न हो गए। इसके बाद 25वां प्रश्न भी 4 अंक का रहेगा। 24 से 4 अंक के प्रश्न रहेंगे। मानव शरीर का चित्र बनाकर उसमें पाई जाने वाली निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रदर्शित करना है। मानव का चित्र बनाना है, उसमें 4, जिसमें थायराइड ग्लैंड
औटू ग्रंथि और जो है पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्लैंड, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज और जो है अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो है आपको बताने हैं। अगर आप ये चारों बनाना चाहते हैं तो 4 नंबर मिल जाएंगे, केवल डायग्राम बना के चारों के नाम लिख देना, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अथवा में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो नीचे दिया गया है एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट बनाना है और जो है उसमें आपको दिखाना है परागकोश, वत्तिकाग्र और अंडाशय। 3 चीज बनाओगे तो भी आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला यानी कि इसमें जो है आपको डायग्राम बनाना है जिसमें फ्लावर का, उसमें आपको एंथर शो करना है, स्टिग्मा शो करना है और ओवरी शो करना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मानव में जो है आपको ये 4 चीजें शो करनी है, तो चारों चीजों को बता दिया है मैंने। यहाँ पे देखिए ये ह्यूमन का मैंने डायग्राम बनाया है, अपने हिसाब से आप ऐसा बना सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा सा। तो यहाँ पे प्यूचरी ग्लांथ यानी कि आपका प्यूटरी ग्लांथ पीयूष ग्रंथि हो जाएगा जो कि आपके मस्तिष्क में पाया जाएगा, तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका कलरफुल जो हम कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज जो है इसमें क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है थायरॉइड ग्लैंड। तो थायरॉइड ग्लैंड जो है आपके गले के पास होती है, यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरह से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है आप पेनक्रियाज जो है बता सकते हैं, तो पेनक्रियाज जो है हम इस तरह से बता सकते हैं। ये कलरफुल जो है ना, मैं रेड कलर कर देता हूँ, तो ये आपका पेनक्रियाज हो गया। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका ये दोस्त जो है ना आपकी अधिवक्र, जिसको किडनी टाइप बोल सकते हैं आप, तो इसको किडनी बोल दीजिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये किडनी होगी मटर के दाने के समान में। इस अधिवक्र किडनी तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं बोल रहा हूँ आपको कि किडनी जैसी दिखाई देती है स्ट्रक्चर में, हालांकि किडनी नहीं है। तो ये हो गया आपका अधिवक्र। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इसमें 4 चीजें मेंशन करी, आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो है मिल गए। अब अगले पार्ट में इसी के एक और पार्ट पूछा गया था जिसमें पूछा था पुष्प की अनुदैर्ध्य काट बना करके जो है आपको परागकोश यानी कि एंथर, वत्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा और अंडाशय यानी कि ओवरी आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम मैंने इंग्लिश और हिंदी के लिए दोनों को लिए बना दिया। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है और यहाँ पे हिंदी वर्जन है। यहाँ पे आपसे जो जो पूछा गया है परागकोश जो है, ये आपका परागकोश आपको दिखाना था जिसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, ये वाला आपका डंडा। अच्छा, दूसरी चीज इसमें बोला गया वत्तिकाग्र। वत्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा। स्टिग्मा जो बीच वाली डंडी होती है ना, ये वाली, इसकी जो टॉप वाली पार्ट है ना, ये इस तो स्टिग्मा या वत्तिकाग्र बोलते हैं। ये रहा दिख रहा है आपको। अच्छा, इसके बाद जो है आपसे और क्या पूछा है, एंथर पूछ लिया, स्टिग्मा और ओवरी। ओवरी जो है नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ओवरी होता है, ये वाला पार्ट अंडाशय बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपने देख लिया, यही आपका डायग्राम है। इसी तरह का आपको डायग्राम बनाना है। तो ये क्या हो गया, वत्तिकाग्र जिसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एंथर यहाँ पर है। अच्छा, और जो इसके साइड में जो ये छोटे छोटे जो निकल रहे हैं ना, ये आपके परागकोश हैं, इसको हम परागकोश बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको एंथर बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, और जो है आपका नीचे वाला जो है ना, ये आपका ओवरी होता है, यानी कि अंडाशय होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें दिखानी थी, बाकी एक्स्ट्रा नाम है उनको भी याद कर लेना, हो सकता है कुछ और पूछ ले तो आपको याद होने चाहिए। अगले पार्ट की बात करते हैं। आसान है, 4 अंक मिल गए आपको इसमें से भी। अब देखिए 26वां क्वेश्चन, आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो यहाँ पे 4 जो है रासायनिक समीकरण दोगे तो चारों के 4 अंक मिलेंगे। तो पहला रासायनिक समीकरण की बात करें, ये एथेनॉल है, CH3CH2OH का नाम जो एथेनॉल होता है। ठीक है, इस एथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइली, ठीक है, अल्काली के MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से जो हम इसको क्या करेंगे, प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो एथेनोइक अम्ल मिलेगा। हमको क्या बताना था सबसे पहले, एथेनोइक अम्ल मिलना है, किससे, एथेनॉल से। तो एथेनॉल जो हमने लिया उससे एथेनोइक अम्ल बनाया। ठीक है, साथ में आपका जल जो है मिलेगा, यानी कि वाटर जो है रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एक कह सकते हैं कि रिएक्टेंट जो यूज किया जा रहा है वो KMnO4, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे को ये एथेनोइक अम्ल नहीं मिलेगा। दूसरा जो है इसमें क्या पूछा गया, एथेनोइक अम्ल से एस्टर। एथेनोइक अम्ल मिल गया हमारे को CH3COH, तो CH3COH एथेनोइक अम्ल ले लिया हमने। ठीक है, एथेनोइक एसिड से, ठीक है, एथेनोइक एसिड में जब एथेनॉल, ये वाला जो एथेनॉल है ना, इसको जब हम मिला देंगे तो एथेनॉल मिला रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे को जो है क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। तो ये रहा हमारे पास एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला क्या, CH3COOH। ठीक है, C2 और H3। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया। आप C को एक साथ भी कंबाइन कर सकते हो, H को 5 भी कर सकते हो, यानी कि CH3 ये C इधर ले जाओगे तो C2 हो जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन 3 और 2 5 हाइड्रोजन, तो ये भी आप लिख सकते हो। यानी कि इसका फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हैं, C3COO। ठीक है, और फिर आप लिख सकते हो C2H5, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपका इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड वाले में क्या पूछा है, एथेनॉल से एथीन बनाना है। एथेनॉल से एथीन, एथेनॉल अभी अभी आपके पास है CH3CH2OH, तो CH3CH2OH एथेनॉल ले लिया। एथेनॉल को जो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ठीक है, वो नीचे लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। ठीक है, H2SO4 वो चौथे में है, तो यहाँ पे सीधा सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसको करते हैं तो हमारा इथीन बनता है, यही हमें बनाना था, इथीन। ठीक है, तो हम जो है इथीन बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये इथीन का फॉर्मूला सारे याद कर लेना, और ये वाटर, ये फॉर्मूला सारे याद कर लेना, ध्यान रखना, काम आएगा। इसके बाद जो है अंतिम प्रश्न में क्या पूछा गया आपसे, एस्टर से एथेनॉल। एस्टर का फॉर्मूला मुझे पता है, CH3COH C2H5 होता है, या फिर CH2CH3 होता है, तो मैंने आपको ले लिया CH3COH C2H5। ठीक है, एस्टर ले लिया, इसको जो है जल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जो है मैं जब इसको रिएक्शन करवाऊंगा तो ये एथेनोइक अम्ल जो है हमारे को CH3COH दे देगा। एथेनोइक अम्ल ही पूछा है इसने, क्या पूछा है हमारे को, एस्टर से एथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल है तो एथेनोइक अम्ल भी बनेगा और एथेनॉल भी बनेगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, एथेनॉल बनाना, C2H5OH बनाना था, ये भी बनता है, और अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो वापिस से ये बन जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की अभिक्रिया करवाएं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के, तो रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, या इन दोनों को कराएंगे तो ये भी बन जाएगा, अगर इन दोनों को कराते हैं तो ये बन जाएगा। ये इसीलिए ये तीर जो है इस तरह से दिखाया गया है कि ये भाई दोनों एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चारों आप जब रिएक्शन दोगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे। 26वां प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। 26वें में और ऑप्शन नहीं आएगा। 27वां प्रश्न,
इसमें पूछा गया डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, मतलब प्रजनन में किस लिए आवश्यक है ये आपको बताना है, स्पष्ट कर देना है। 2 अंक मिलेंगे इसमें स्पष्ट करने से। और जो है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसमें भी 2 अंक मिलेंगे, तो दोनों को 2 अंक के हिसाब से लिखेंगे। पहला जो है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व है क्योंकि पहला, डीएनए की प्रतिकृति यह सुनिश्चित करती है कि कोशिका विभाजन के अंत में बनने वाली प्रत्येक संतति कोशिका को समान मात्रा में डीएनए प्राप्त हो, इसलिए जो है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में महत्व है। ठीक है, और क्या महत्व है हम लिख ही रहे हैं, पहला पॉइंट जो है ये है। दूसरे पॉइंट में हम यहाँ पे 3 पॉइंट लिख देंगे तो काम हो जाएगा, मैंने तो 4-5 पॉइंट बताएं। यदि डीएनए की प्रतिलिपि नहीं बनाई जाएगी तो संतति कोशिकाओं को सभी आवश्यक जीन प्राप्त नहीं हो सकेंगे, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और डीएनए की प्रतिकृति ना होने से महत्वपूर्ण प्रोटीनों की अनुपस्थिति हो सकती है जो डीएनए द्वारा एनकोड किए जाते हैं, इसलिए ये आवश्यक है। उसके अलावा जो है डीएनए की प्रतिकृति के डीएनए की प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप पूर्ण संयोजन हो सकता है, जिससे जो विकास भी होता है। साथ साथ में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण जो है जीवों को समान कार्य के योग्य बनाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और डीएनए की प्रतिकृति से जनसंख्या की स्थिरता भी बनी रहती है, इसलिए आवश्यक है। तो इसमें से कोई भी 3-4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, 4 याद कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे 6 पॉइंट है, 6 में से 4 जो आपको ईजी लगता है वो याद करके रखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में इसको लिख दिया है, 6 पॉइंट है यहाँ पे, फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जैसे मैंने बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण, इसका ख पार्ट जो 2 नंबर का हमें देगा, तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम जो है, मेन डायग्राम जो है आपको ये बनाना है। ठीक है, और अगर आपको बनाना है ये तो ये बना सकते हैं, हालांकि ये डायग्राम मेन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में जो है XY गुणसूत्र होते हैं और मादा में XX गुणसूत्र। ठीक है, निषेचन की क्रिया में पुरुष का X लिंग गुणसूत्र जो है स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है, तब जो है XX जोड़ा बनेगा, यानी कि संतान जो है लड़की होगी। लेकिन जब पुरुष का Y, क्योंकि पुरुष में X और Y दोनों है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो XY जो है जोड़ा बनेगा, और XY जोड़ा बनता है तो इसका मतलब संतान जो है वो लड़का होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इतने से छोटे से आंसर में हम जो है इसका आंसर देंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे। ये डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम बिना नंबर काट सकता है एग्जामिनर। इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, वही चीज आपको जो हिंदी में समझाइए, तो आप इसको नोट कर ले। अगला जो पार्ट है, एक बल्ब पर 10 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है, ध्यान रखना मिली एम्पियर है यहाँ पर, इसको हमें एम्पियर में चेंज करना पड़ेगा। तो ज्ञात करना है आपको बल्ब का प्रतिरोध, ठीक है, और बल्ब की शक्ति, और 5 घंटे जलाने पर जो है बल्ब द्वारा उपमुक्त एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, तो इसको हम तीनों को निकालेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। और इसके ख पार्ट में विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे क्या करता है, ये 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए पहले हम ऊपर वाले को देखिए, हमारे को दिया क्या गया है, एक तो दिया गया है घंटे यानी कि समय दिया हुआ है, दूसरा विभवांतर दिया है वोल्ट में, और ये एम्पियर यानी कि करंट दिया हुआ है। तो ये आई हो गया, ठीक है, ये वोल्ट हो गया, और यहाँ पर जो है ये समय हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, मैं वीडियो में समझा रहा हूँ, आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल कलरफुल मिलेगा, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे पहले पार्ट को करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हमें को दिया क्या गया, 5 घंटे दिए हैं। घंटे जब हमें दिए होंगे तो इसको सेकंड में बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना है। तो हम इसको सेकंड में कर लेंगे 5 घंटे और गुणा में 60, तो 5 घंटे का क्या हो गया, 5 गुणा में 60 कितना हो गया, ये आपका मिनट हो गया, और मिनट से फिर 60 से मिनट को गुणा किया तो सेकंड में हो गया, तो 5 गुणा 60 सेकंड हो गया। ठीक है, तो इस टाइम समय कितना हो गया, 5 गुणा 60। अब इसको गुणा करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैंने डायरेक्ट इसको छोड़ दिया ताकि नीचे ले जाके एक साथ ही गुणा कर लूँ। अच्छा, वी मेरे को 10 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ये 10 दिया हुआ है, तो वी मैंने जो विभवांतर है वोल्ट जो है वो 10 वोल्ट है, और विद्युत धारा करंट जो है आई उसको 500 मिली एम्पियर दिया, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से जैसे भाग दोगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो ये 3 चीजें जो हमारे को दी गई थी इसी की आवश्यकता पड़ेगी। पहला जो है रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि प्रतिरोध निकालो, रेजिस्टेंस निकालो। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, पावर ऑफ बल्ब और एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वी अपॉन में आई होता है, वोल्टेज अपॉन में करंट होता है। तो मतलब वोल्टेज यानी कि आपका विभवांतर बटे में विद्युत धारा होती है, तो विभवांतर कितना है, 10 दे रखा है, वी अभी मैंने दिखाया था आपको, वी कितना है 10, तो 10 लिखा, और आई जो हमने निकाला 5 एम्पियर, ये 10 और 5 को यूज किया, तो यहाँ पे 0.5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 10 का 20 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस ओम होता है, ओम में इसका आंसर आ गया। पावर जो है पी अभी मैंने बताया था, ऊपर न्यूमेरिकल किया था, पावर होता है वी इंटू आई, पावर होता है वी इंटू आई। तो हमारा कितना हो जाएगा, वी कितना दिया है 10 दिया हुआ है, आई हमारे करंट कितना दिया 0.5, तो इसको गुणा करेंगे तो 10 का आधा हो जाएगा, तो 5 वाट, क्योंकि पावर है वाट में आएगा तो वाट लिखोगे, ध्यान रखना यूनिट जरूर लिखना, यूनिट लिखोगे कटेगा नंबर। और एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, पी इंटू टी, ई मैंने बताया था पी इंटू टी होता है, ये भी मैंने कराया था ऊपर। तो हमारे को पी कितना दिया हुआ है, तो पावर जो हम निकालेंगे, तो हमें देखो पावर यहाँ पे कितना निकाला हमने 5 वाट, तो हमने 5 लिख लिया पावर। ठीक है, टी कितना दिया हुआ है, तो टी मेरे पास ये है पूरा का पूरा टी, 5 गुणा 60, तो मैंने लिखा टी की वैल्यू 5 गुणा 60। ठीक है, तो 5 तो पी हो गया, ध्यान रखना कि पी हमारे पास ये है, पी की वैल्यू आई ये, और टी हमारे पास ये है, तो टी की वैल्यू और टी की वैल्यू ले लेंगे, तो पी आ गया और टी आ गया, सबको गुणा 25 25 छिंगे 150 छिंगे आपका हो गया 900, और 2 जीरो ये है, तो 90,000 जूल, और इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 90, 3 जीरो हट जाएंगे तो 90 किलो जूल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन किलो जूल में हमेशा निकाल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, विद्युत मोटर का सिद्धांत पूछा था इसने, जिसमें 2 अंक के प्रश्न पूछे गए। सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, और इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पूरा लिखना, तब जाके 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो आप केवल लिख दोगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे सिद्धांत पे काम करता है तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, आधा नंबर देगा।
ठीक है, इस चीज़ को समझाना है तो 2 लाइन लिखना, 2 अंक दिए है ना, तो ध्यान रखना। इसको इंग्लिश में हमने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट है 29वां, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। यस, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे नोट दिया है, इस नोट को बहुत ध्यान से देख लें। 2023 के मॉडल पेपर के सभी विषय के आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। नोट्स और क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ भी इसी लिंक में ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो दोनों चीजें आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो लिंक जरूर देख लेना, लिंक इस तरह की मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और ये मिशन मेरिट का आपका वीडियो चल रहा है। इस तरह के वीडियोस अभी आते रहेंगे कंटिन्यूअस। जितने भी आपके विषय हैं मॉडल पेपर जो नए पैटर्न पर आधारित हैं, धीरे धीरे सॉल्व किए जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप लोग की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा शेयर करोगे, जितने लोगों को शेयर, देखो सबसे मेन चीज है शेयर, सब तक पहुंचेगा तब हमें मजा भी आएगा कि सॉल्व करने का मजा आ रहा है कि बच्चे जो हैं वो सारा पढ़ना चाहते हैं। तो जैसे ही आप सॉल्व करवाना चाहेंगे या करना चाहेंगे तो वो चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो हमारा जो 29वां क्वेश्चन है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, कोई बिंब जो है उसको कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। और बिंब की प्रकृति भी बतानी है, आकार भी बतानी है और आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो है हमें किस डिस्टेंस पे जो है हमें ऑब्जेक्ट को रखना है, लेंस से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रखें कि जो उसका इमेज प्राप्त हो, प्रतिबिंब प्राप्त हो, वो 15 सेंटीमीटर लेंस से दूरी पर प्राप्त हो। फाइंड द नेचर करना है, साइज करना है, मैग्निफिकेशन करना है। तो तीनों चीजें निकाल देंगे। सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हमारे को दिया गया है प्रतिबिंब की दूरी, जो हमारा अवतल है, अवतल लेंस है तो सारी हमारी नेगेटिव, वी जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी को वी से हम दिखाते हैं, वो नेगेटिव होगा। तो 15 सेंटीमीटर जो है हमारे को प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी है 20, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ एफ ले लिया, वी ले लिया हमारे को लेंस। और हमने मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो यू है। हमारे को तीनों में वी एफ और यू में फॉर्मूला पता है लेंस के सूत्र से, जो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो 1/v कितना है, वी मेरे पास 15 है, माइनस का, तो माइनस का 15 लिखा। यू कितना है, यू मुझे निकालना है, छोड़ दिया। बराबर में एफ है, एफ कितना है, -20 है, तो -20 लिखा। अब इसमें हम वही मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, एक तरफ यू ले जाएंगे और इस तरफ ये ले आएंगे। जैसे इसको इस तरफ लाऊंगा, ये उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 15 ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा। यू को इधर लाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1/u 1/20 प्लस में माइनस प्लस में 1/-15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। और जब हम इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/60 सेंटीमीटर, 1/u की वैल्यू आई तो u बराबर क्या हो जाएगा 60, वो भी कितना माइनस का, तो माइनस का 60 जो है u आया। यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई लेंस से 60 सेंटीमीटर। अब हमें जो है मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल्स टू v/u होता है। v मेरे पास -15 दे रखी है, u हमने -60 निकाल ली, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 15 कम 15, 15 चौको 60 और 1/4 जब आप डिवाइड करोगे तो 0.25 आ जाएगा मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन कैसा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है, पॉजिटिव आया हुआ है। तो वस्तु की दूरी जो है हमारे को कितनी मिली, जो है 60 सेंटीमीटर मिली। आवर्धन कितना मिला, 0.05, अतः धनात्मक, क्योंकि ये आवर्धन कितना मिला, पॉजिटिव मिला है तो धनात्मक चिन्ह है। धनात्मक चिन्ह का मतलब प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और अगर आभासी है तो वो सीधा बनेगा, ठीक है ना। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब आभासी, और आभासी होगा तो हमेशा सीधा बनेगा। नियम है, ये कानून है, ध्यान रखना। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि कब आभासी बनता है, कब नहीं बनता है, कैसे फॉर्मूले को चेंज करते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सब कुछ बताया हुआ है, उसके लिए अलग वीडियो बनाई गई। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू विल भी कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। यानी कि जो है वस्तु को हम लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है हमारे को 15 सेंटीमीटर दूरी पे प्राप्त होगा। और मैग्निफिकेशन जो उसका आवर्धन होगा वो होगा 0.25। और क्योंकि 0.25 जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है, आभासी होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है, बस इतना ही हमें लिखना है। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, और जो है आपका अगर रियल इमेज होगी तो क्या होगी, इरेक्ट नहीं होगी, फिर क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, ध्यान रखना, उल्टे होते हैं। इसके बाद नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कूलह का संबंध किस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश राज्य से जो है, जहां पर सिंचाई प्रणाली को कूलह कहा जाता है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली रसायन का क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंग्लिश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीनीकरण मानते हैं, तो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ये सारे और आपका टिडल एनर्जी है, ये सारे के सारे क्या है, ये नवीनीकरण संसाधन कभी खत्म नहीं होंगे। अरे ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिनसे आप समाप्य मानते हैं, यानी खत्म होने वाले मानते हैं। 2 ऊर्जा स्रोत आप बता सकते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो हमको 2 बताने थे, 2 बता दिए। उसके अलावा जी इसका और पार्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बांध बनाने के किन्हीं 4 लाभों को लिखना है। तो बांध बनाने के 4 लाभ क्या हो सकते हैं, तो बांध अतिरिक्त पानी जमा कर सकता है जिससे बाढ़ को रोका जा सकता है, पहला लाभ। दूसरे लाभ में बांधों के पानी का उपयोग करके नहरों के नेटवर्क के माध्यम से फसलों की सिंचाई की जा सकती है। तीसरा लाभ उपयुक्त उपचार के बाद, यानी कि हम जल को ट्रीटमेंट के बाद में कस्बों और शहरों के लोगों को उपयोग के लिए पाइपलाइनों के माध्यम से बांध का पानी भेज सकते हैं। और चौथा लाभ, बांधों से गिरने वाले पानी का उपयोग करके जल विद्युत संयंत्रों से बिजली जो है पैदा की जा सकती है। 4 मैंने अपने हिसाब से लिख दिए, 4 अंक का प्रश्न है, बहुत आसान है, इतना लिख दोगे तो पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी और एक्स्ट्रा ऐड करना है, 5वां 6ठा, तो आप ऐड कर सकते हो। ये एडवांटेजेस जो है मैंने इंग्लिश में लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में नोट डाउन करोगे। जैसे मैंने बताया मिशन मेरिट के वीडियो के लिए शेयर करना ना भूलें, आप शेयर करना भूल जाते हैं। और जैसे मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग इच्छुक है सारे सॉल्यूशंस के लिए, सारे सॉल्यूशंस मैं दे दूंगा। अगर आप इच्छुक नहीं होंगे तो आपके सॉल्यूशंस को स्टॉप कर दिया जाएगा। आपकी मर्जी है कि आप कितनी जल्दी शेयर करते हैं, कितने लोग जो है यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है, अब समय आपको केवल प्रिपरेशन के लिए बचा है। तो जितनी जल्दी अपना रुझान दिखाएंगे उतना ही बेहतरीन होगा आपके सॉल्यूशंस के लिए। और क्योंकि हमको पूरे हिंदुस्तान के जो है सॉल्यूशंस डिमांड करते हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो शेयर करते रहें। जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी सॉल्यूशंस बन जाएंगे। और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक देख सकते हैं PDF आंसर डाउनलोड करने के लिए।
और फिर भी आपको कोई लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। मॉडल पेपर आपके सारे सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।